Hello and good morning to all of you. So we are here again with the whole week current affair. So इस हफ्ते के जो भी important current affair है, let's discuss one by one. So शुरू करते हैं. These are the list of the topics जो आज हम discuss करने वाले हैं. ठीक है. सबसे पहले आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है दोनों के बीच में. वी हैव ऑलवेज सीन द सेवन सिस्टर्स इज ऑलवेज हैविंग अ बॉर्डर डिस्प्यूट. पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट में क्यों इतना बॉर्डर डिस्प्यूट है. हमने अभी बीच में हाल ही में न्यूज़ देखा था दैट मेघालय एंड आसाम हैज़ डन 70% ऑफ द पोर्शन जहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट था उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करी है. सो क्या है हम डीपली उसे देखते हैं. देन देयर इज़ अ नॉइस पॉल्यूशन. रिसेंटली जब अभी महाराष्ट्र में कंट्रोवर्सी चली थी, थोड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी थी रिगार्डिंग द लाउड स्पीकर एंड हनुमान चालीसा एंड ऑल दैट. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द रूल गिवन इन द नॉइस पॉल्यूशन एंड कहाँ पे ये डिफाइन किया गया है. क्या एनी अदर कंट्रीज आर ऑल्सो फॉलोइंग सच रूल्स और नॉट, तो हम वो देखेंगे. देन पैराबॉइल्ड राइस. हाल ही में आपने देखा होगा दैट तेलंगाना की सरकार धरने में बैठी है. ठीक है. सो व्हाट वाई क्यों और व्हाट इज़ दिस पैराबॉइल्ड राइस. राइस सुना है भैया, ये पैराबॉइल्ड क्या होता है. सो विल अंडरस्टैंड दैट टू. RODTEP स्कीम पहले एक एक्सपोर्ट की स्कीम हुआ करती थी, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, जिसे हटा के एक नई स्कीम लेकर आए. क्यों लेकर आए, क्या इसके प्रावधान है, इससे क्या बेनिफिट होगा, हम वो सब चीज़ समझने की कोशिश करेंगे. देन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है. क्यों न्यूज़ में है हम वो देखेंगे. गुरु तेग बहादुर हाल ही में उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है 401. सो विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर एंड रेड फोर्ट से PM के द्वारा अनाउंस किया था, तो हम वो देखेंगे अगेन इन द न्यूज़. देन फंक्शनिंग ऑफ ED. आपने देखा होगा कि पिछले कितने टाइम से ED बहुत न्यूज़ में है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. तो क्या है ED, कहाँ से इन्हें पावर मिलती है, कौन से एक्ट के लिए ये काम करते हैं, क्या उनका फंक्शन है, वो हम सब समझेंगे. देन बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की ड्राफ्ट लिखी गई है नीति आयोग के द्वारा. अर्लियर इन माई प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बैटरी स्वैप क्या होता है वो बताया था. ठीक है. अब उसका एक क्लियर कट एक ड्राफ्ट नीति आयोग के द्वारा लिखा गया है. सो हम देखेंगे क्या है ड्राफ्ट के अंदर. देन व्हाट आर ऑयल बॉन्ड्स. अभी महंगाई इतनी दर से बढ़ रही है कि भैया हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है, पेट्रोल से लेके डीजल से लेके. इनिशियली जब हमारा डिस्कशन भी हुआ था पहले लेक्चरों में, तब मैंने बोला था जैसे ही इलेक्शन हटेगा पेट्रोल के भाव बढ़ने वाले हैं, बिकॉज इंटरनेशनली द प्राइस आर राइजिंग अप. ठीक है. और गवर्नमेंट यहाँ पे अब रेगुलेट नहीं करती है प्राइजेस को, सो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज. बट क्या है ये ऑयल बॉन्ड, और जब सरकार के द्वारा उनके टैक्सेस को कम करने की बात की थी तो ये ऑयल बॉन्ड का जिक्र हुआ था. क्या है, कितना सही है, कितना गलत है, हम वो सब देखेंगे. एंड द लास्ट इज़ दी प्रीलिम सीरीज. सो जो भी प्री पर्सपेक्टिव थे थोड़े करंट अफेयर, वी आर गोइंग टू सी दैट. नाउ मूविंग फर्दर, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम के द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बैठाई गई है दोनों के द्वारा, जहाँ पे दोनों के मेंबर्स हो गए टू ऑल द डिस्प्यूटेड एरियाज बिटवीन आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश टू ट्राई टू रिजॉल्व दैट. ठीक है. सो दैट इज़ अ गुड, एक अच्छी चीज़ है. इवन अभी मेघालय का ऑलमोस्ट आफ्टर 50 ईयर्स देर इज़ अ थिंग विच हैज़ बिन सेलिब्रेटेड कि भैया रिजोल्यूशन आ रहा है. डिस्प्यूट जो टेरिटरी है वहाँ पे डिस्प्यूट जो इतना हो रहा है उसके ऊपर रिजोल्यूशन आ रहा है. सो कहीं ना कहीं बाकी के स्टेट्स के अंदर भी आएगा एंड वी कैन सी नाउ इट इज़ गोइंग टू बी वर्क. मेजरली ये जो कमिटी है उसको क्या प्रावधान दिए गए और क्यों ये बनाया गया और क्या डिस्प्यूट्स है हम वो देखेंगे. हिमंत बिश्वा शर्मा जो आसाम के CM है एंड अरुणाचल प्रदेश के जो CM है पेमा खांडू, इन दोनों के बीच में मिलके ये कमेटी का फाइनली इनिशिएटिव लिया गया है. सो अगर समझना है तो लेट्स स्टार्ट कि कहाँ से ये शुरू हुआ है. वी नो ब्रिटिशर के द्वारा एक चीज़ की गई थी जो बहुत ही कह सकते हैं कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट को स्टिक करने के लिए उन्होंने एक चीज़ शुरू की थी जिसे बोलते हैं इनर लाइन परमिट. ठीक है.
सो 1873 जो बंगाल रेगुलेशन एक्ट आता है, उसी के बाद हम देख सकते हैं बात करते हैं 1873 से, जहाँ पे बंगाल रेगुलेशन एक्ट आता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं इनर लाइन परमिट की बात कर रही है, ठीक है ना। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, 1875 में कहीं ना कहीं ये इनर लाइन परमिट जो शुरू होता है, जो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को रेगुलेट करने की बात चल रही है यहाँ पे, किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में रेगुलेशन होगा। नाउ द थिंग इज दैट कि जब ब्रिटिशर गए थे नीचे म्यांमार के पास लड़ने, राइट, तो वहाँ पे जो युद्ध हुआ, रिटर्न में जा रहे थे, तो दे ट्राई टू टेक दी पार्ट एंड द प्लेन्स ऑफ द एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट। वहाँ पे कहीं ना कहीं वो उधर इंटरेस्ट ले रहे थे, और उसी के चलते कितना ज़्यादा रिवॉल्ट भी हुआ था वहाँ के ट्राइबल एरियाज़ में। एंड फाइनली एक रेगुलेशन आया ब्रिटिशर्स के थ्रू कि जो बाहर के लोग हैं, राइट, बंगाल और बाकी के साइड के लोग हैं, दोज हु वांट टू गो इन दिस एरिया दे हैव टू टेक परमिशन। ऐसे ही नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दी वेरी वेराइटीज़ ऑफ ट्राइबल लिविंग ओवर देयर, एंड इतनी विविधता है ना। वो ही जगह है जहाँ पे टी कल्टीवेशन भी उनके द्वारा शुरू किया था, और इस टी कल्टीवेशन को अच्छे से रेगुलेट करना, वो सब करने के लिए उन्होंने ये सिस्टम शुरू की ना। आगे जाके हम देखेंगे जो अरुणाचल प्रदेश है, दिस इज़ लाइक नॉर्थ ईस्ट में, ये प्लेन है, आधा प्लेन है, और यहाँ पे आपको देखेगा हिमालय का एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे हिल ट्रैक्ट है। सो व्हाट दे हैव सेड कि आगे 1905 में उन्होंने बोला नॉर्थ ईस्ट हिली ट्रैक्ट, ठीक है, इस रीजन को उन्होंने बोला नॉर्थ ईस्ट हिली ट्रैक्ट, ये करके नाम दे दिया था कि यहाँ पे हिली ट्रैक है, उस चीज़ को हम कैसे रेगुलेट करेंगे फॉर इनर लाइन परमिट। देन फर्दर हम आगे जाके देखते हैं दैट ड्यूरिंग 45 के आसपास उन्होंने इसको कर दिया था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी। व्हाट दे हैव डन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी। जब हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते थे, तब हम इसको नेफा की तरह देखते थे कि यहाँ पे एक नेफा एरिया है, ठीक है, जिसको हिली ट्रैक भी है, कम्प्लीटली उस एरिया को नेफा बोल दिया गया था। नाउ व्हाट हैपन, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये पूरा का पूरा एरिया चला गया आसाम के अंदर। सो उस वक्त ना अरुणाचल प्रदेश था, ना मिज़ोरम था, ना नागालैंड था, ना कुछ था, एवरी वॉज मर्ज इन आसाम इटसेल्फ, ठीक है। अब वहीं से शुरुआत होती है जनरली बहुत सारे रिवॉल्ट की। देयर वाज लाइक कि वी आर हैविंग अ डिफरेंट कल्चर, विविधता है अलग अलग तरीके से, हम एक साथ नहीं एक ही एडमिनिस्ट्रेशन में रह सकते, हमें खुद का इंडिपेंडेंस चाहिए। और उसी के चलते आप देखोगे दैट 1960s के बाद नागालैंड से लेके अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ो, त्रिपुरा, ये सारी जो जगह है वो यूटीज़ इमर्ज होके देन हाउ दे बिकम अ स्टेट। सो आप ये सारी चीज़ आपने देखी भी है पॉलिटी के अंदर। नाउ व्हाट हैपन, अभी ये जो नेफा को आसाम में किया, तो 1951 के अंदर 1951 के अंदर आसाम की तरफ से एक कमेटी बनाई थी, ठीक है, सब कमेटी जो आसाम के सीएम के द्वारा ही हेड की गई थी। दैट वाज गोपीनाथ बारडोली, जो आसाम के पहले सीएम थे, उनके द्वारा ही ये कमेटी को लीड किया था। अब ये कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी ने डिमार्केशन किया था बिटवीन अरुणाचल प्रदेश, हर एक जगह का मेघालय डिमार्केशन करने की कोशिश की थी। तो ये कमेटी के रिपोर्ट्स एक्सेप्ट नहीं करे जा रहे बाकी के 7 सिस्टर्स के अंदर। वाई, बिकॉज इस कमेटी ने क्या किया कि ये जो नेफा था, जो हिली ट्रैक एरिया था, सदिया एंड बारडोली, जो पूरा हिली ट्रैक था, प्लेन से अलग था, वो उसको आसाम की 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर डाल दिया था, डालांग एंड कारपुंग। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो है
लखीमपुर एंड दरांग, उसके अंदर ये हिली ट्रैक्स को डाल दिया था। एंड यही अरुणाचल प्रदेश का प्रोटेस्ट है कि आपने जो कमेटी बनाई उसके अंदर आपने हिली ट्रैक्स एरिया, जो हमारा एरिया है, वो आपने आसाम के अंदर कंसिडर किया, प्लस आपने कंसल्टेशन भी हमारे साथ इस चीज़ का नहीं किया। सो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस रिपोर्ट। दे आर सेइंग कि ये जो 1875 वाला है नोटिफिकेशन जो बताता है हिली ट्रैक और प्लेन के बीच का, हम उसे ही एक्सेप्ट करते हैं, वही चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से ये पूरी की पूरी चीज़ें शुरू होती है कि किस तरीके से 1951 के रिपोर्ट से जो डिमार्केशन किया है, वी नो दैट 800 किलोमीटर दोनों के बीच में एक बाउंड्री बनती है, ठीक है, जहाँ पे 1200 पॉइंट्स है जहाँ पे डिस्प्यूट्स है, 1200 पॉइंट्स ऑफ एरिया जहाँ पे डिस्प्यूट है रिगार्डिंग दी आइडेंटिफिकेशन। अभी हुआ क्या, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर रोड बनाया जा रहा था जिस एरिया से, ठीक है। तो आसाम के सीएम और आसाम की तरफ से वहाँ पे जो लोग थे, वहाँ के उस लोकल के एरिया के जो लोग थे, उन्होंने उस रोड पे आंख भी लगा दी थी। एंड कहीं ना कहीं आसाम की तरफ से कहा गया था कि दिस आर द डिस्प्यूटेड एरिया, जहाँ आप हमारे एरियाज में रोड बना रहे हो। सो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में रिगार्डिंग दिस होल इशू अभी तक क्लियर का डिमार्केशन नहीं है। अभी ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से डिमार्केशन किया ना, वो इमेजनरी डिमार्केशन था, कोई सर्वे नहीं बिठाया था। इट वाज एन इमेजनरी डिमार्केशन कि यहाँ से हिल इनका हिली एरिया को नेफा के अंदर हम डाल देते हैं, इस तरीके से डिमार्केशंस किए थे, जो कहीं ना कहीं आगे जाके आज भी एक इशू इमर्ज होके आया। नाउ व्हाट हैपेंड, अरुणाचल प्रदेश 1972 में एक यूटी बनकर आया, ठीक है, यूटी था। एंड देन वी हैव सीन कि 1986 के अराउंड ये एक स्टेट की तरह बन गया। अब जब 1972 में यूटी बना, व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ ट्रायल, एक ट्रायल किया था कि चलो लेट्स डू अ कंसल्टेशन प्रोसेस और हम बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो 1972 1973 तक कोशिश प्रयास हुए गए, पर ये प्रयास इतने सक्सेसफुल रहे नहीं। बहुत सारी कोशिश की पर दोनों अपनी जगह से हटे नहीं। और व्हाट हैपेंड, 1979 के अंदर दोनों की तरफ से एक ट्राई पार्टी कमेटी बनाई थी, ठीक है, ट्राई पार्टी कमेटी बनाई थी फॉर दिस बॉर्डर रिजोल्यूशन, ठीक है। तो उसमें ये ट्राई पार्टी कमेटी के द्वारा 495 किलोमीटर एरिया के अंदर डिमार्केशन किया था कि ब्रह्मपुत्र के जो नदर्न एरिया है वो आते हैं आसाम के अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। इस तरीके से डिमार्केशन किया था और आधा थोड़ा बाकी था। बट व्हाट हैपेंड, सडनली अरुणाचल प्रदेश इसमें से बाहर निकल गया और बोला दैट वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस कमिटी और दिस प्रोसेस। वाई, हम मानते ही नहीं हैं दैट दिस एरिया इज़ अ पार्ट ऑफ आसाम। 1951 की रिपोर्ट ही हम नहीं मान रहे और उसी के बेस में आप ये कमेटी बनाए हो और ये प्रोसेस चल रहा है, पर हम इसे ही नहीं मानते। सो ये चीज़ अटक गई थी। नाउ व्हाट हैपेंड, आसाम ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट गया। 1987 के अंदर आसाम सुप्रीम कोर्ट गया रिगार्डिंग दिस बॉर्डर डिस्प्यूट, और उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी कोशिश की 2006 के अंदर। नाउ व्हाट हैपेंड, 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लोकल कमेटी बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लोकल कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। रिटायर्ड जो जज थे वो इसके हेड थे। उन्होंने रिपोर्ट 2014 में दी, ठीक है, सबमिटेड द रिपोर्ट इन 2014। अब इस रिपोर्ट में क्या बोला है दैट जो एरियाज़ है वो अरुणाचल प्रदेश में जाने चाहिए एंड दोनों को मिलके एक कंसल्टेशन कमेटी बनाओ एंड लेट्स डू द सर्वे। तो इतने साल के बाद सिर्फ यही बोला। सो दैट वाज नॉट एन एब्सोल्यूट रिजल्ट, तो फिर कुछ हुआ नहीं। नाउ व्हाट हैपेंड, हाल फिलहाल में लास्ट ईयर देयर वर अ न्यूज़ कि जो आसाम के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे वो गए थे, पर वहाँ के अरुणाचल प्रदेश के जो थोड़े मिलिटेंट्स ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जो थे उन्होंने उनको डिटेन कर दिया। देन पुलिस आई, बचाया, थोड़ी फायरिंग वायरिंग हुई थी,
किलिंग हुई थी. सो सर्टेन इंसिडेंट्स आर कमिंग इन द न्यूज़ इन दिस डिस्प्यूटेड एरियाज, और उसी को रिजॉल्व करने के लिए बिकॉज अभी रिसेंटली मेघालय का रिजोल्यूशन आने का जो प्रोसेस हुआ है उसी को नज़र रख के आसाम के सीएम एंड अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने ये कमिटी बिठाई है. अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने ये कमिटी बिठाई है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी. दोनों के मेंबर्स हो गए. दे विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूटेड एरियाज जहाँ पर है. ठीक है, ये कमेटी को क्या बोला है, एथनिसिटी, हिस्ट्री जो है वो देखो, एंड मेजरली पीपल्स विल. पीपल विल इज इम्पॉर्टेंट कि उन्हें कहाँ रहना है. ठीक है, सो लेट्स सी अभी आगे जाके क्या होगा. बट अब प्रयास शुरू हुआ है इसके बेसिस में कि अरुणाचल प्रदेश और आसाम के अंदर प्रॉपर बॉर्डर डिमार्केशन हो. इट्स लाइक अ बिग शेम कि इतना साल हो गया फिर भी अभी तक हमारे यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं. सो इट्स अ हाई टाइम कि एक प्रॉपर तरीके से एक सॉल्यूशन इस चीज़ का लाए एंड वहाँ पे प्रॉपरली डेवलपमेंट हो. ठीक है ना, ये तो हमने बात की आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश की. ना बात कर लेते आसाम एंड मेघालय की. सी आसाम एंड मेघालय अगेन द सेम 1951 की जो गोपीनाथ बारदोली की जो कमेटी बनी थी उन्हीं के रिपोर्ट्स के ऊपर डिस्प्यूट था. अब ये कमेटी ने क्या बोला दैट मेघालय का जो ईस्ट जैंटा, वेस्ट खासी और योगोबोरो उसके जो थोड़े एरियाज़ हैं वो आसाम के अंदर उन्होंने दिखाए थे, और वहीं से ही कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ दैट दिस इज़ द पार्ट ऑफ मेघालय. सो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मांझा चल रहा था आसाम एंड मेघालय के ऊपर. अगेन वहाँ पे भी जब ये कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू किया गया था वहाँ पे क्या हुआ दैट जो लोकल कमिटीज़ बनाई गई है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए. ठीक है, और उन्हें भी यही काम दिया गया था मेघालय के अंदर कि प्रॉपर पीपल विल, एथनिसिटी, वो सबको देखो. नाउ व्हाट हैपन, ये जो पूरा मेघालय एंड आसाम के बीच में जो एरिया बॉर्डर है वो इतना है. ठीक है, उसमें भी आई कैन से दैट 36.88 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डिस्प्यूटेड है. ठीक है, अगर हम आसाम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे 3600 अप्रॉक्सीमेटली कुछ एरिया डिस्प्यूटेड है. यहाँ पे 36.88 स्क्वायर किलोमीटर एरिया डिस्प्यूटेड है. सो टोटल कुछ अराउंड 12 एरिया थे जो एग्जैक्टली डिस्प्यूटेड में आए गए थे. नाउ व्हाट हैपन, इस बार जो कमेटी बनी उसको बोला कि काम करो 6 एरियाज़ को हम ट्राई करते हैं टू सॉल्व आउट. अगर वो एरिया सॉल्व आउट हो जाते हैं तो 70% डिस्प्यूट ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, सो इस कमेटी के द्वारा क्या बोला कि 18.51 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जाएगा आसाम में एंड 18.36 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी मेघालय में. सो इस तरीके से ये प्रोसेस शुरू की थी. बट अगेन यहाँ पे पीपल विल वॉज इम्पॉर्टेंट जिसे कंसिडर किया गया था. एथनिसिटी, हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें कंसिडर करके फाइनली ये कमेटी के द्वारा रिपोर्ट सबमिट की है और वहाँ के सीएम ने उसको होम मिनिस्टर को सबमिट किए विच इज़ अमित शाह. ठीक है, सो इट्स अ ग्रेट प्रोसेस. अभी तो सिर्फ सबमिट किए, लेट्स सी आगे जाके कैसे इसको डिफाइन करेंगे, बट इट्स अ गुड इनिशिएटिव. सो उधर भी एक डिस्प्यूशन था जो अभी फाइनली जाके रिजॉल्व होने की कोशिश में. ना बात करते हैं आसाम. अब क्यों सब कुछ आसाम से, क्योंकि आसाम के अंदर सब कुछ मर्ज कर दिया था और उसी में से ही निकला है, इसलिए आसाम ने अपना काफ़ी एरिया लूज आउट किया है और इसलिए ज़्यादा डिस्प्यूट्स है वहाँ पे. नाउ आसाम एंड मिजोरम. नाउ व्हाट हैपन कि जब ब्रिटिशर्स थे तो कच्चर वाला जो एरिया था वहाँ पे टी प्लांटेशंस हो रहा था. खच्चर वाला जो एरिया था वहाँ पे टी प्लांटेशन हो रहा था और वो बढ़ाते बढ़ाते लुशाई हिल्स तक चला गया था. और वहीं उन्होंने डिमार्केशन 1873 के अंदर कर दिया था, द डिमार्केशन बिटवीन द लुशाई हिल एंड द प्लेन्स ऑफ आसाम, और उसी को ही कंसिडर किया जाता है. पर व्हाट हैपन कि उन दोनों एरिया के बीच में थोड़े ऐसे डिस्प्यूटेड
एरियाज है जिससे ये 1951 रिपोर्ट में भी देखा गया था, अगेन उसी से ही डिस्प्यूट बढ़ा है। तो उसी के द्वारा आगे जाके क्या हुआ, उसे बोला इनर रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब अनहैबिटेटेड लैंड है, कोई यहाँ पे दोनों की तरफ से नहीं रहेगा, और स्टेटस को बना के रखा था। मोस्टली मिजोरम और आसाम के बीच में लड़ाई इतनी दिखी नहीं, पर रिसेंटली हाल फिलहाल में एक लड़ाई इमर्ज होके आई। आपने देखा होगा फायरिंग्स हुई थी, किलिंग हुई थी पुलिस के अंदर, कितने पुलिस वाले मर गए थे, नॉर्मल सिविलियंस भी मर गए थे। नाउ व्हाट हैपेंड कि बोला जा रहा था कि मिजोरम के अंदर से लोग आके प्लांटेशन कर रहे इस एरिया में जो अनहैबिटेड है। सो इसी के बीच में दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन बड़ा है। अभी यही देखना है कि जिस तरीके से बाकी के स्टेट के साथ प्रोसेस इमर्ज हो रहा है तो शायद इधर भी हो। एंड द मेजर कॉन्फ्लिक्ट इज विद दी नागालैंड। हमने देखा था नागालैंड का सपना ग्रेटर नागालिंगम, जिसमें बहुत सारे मेजर स्टेट्स के पास अंदर इंक्लूड करने वाले थे। सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क ओवर देयर, बट यहाँ पे ये प्रोसेस इमर्ज हुआ है जो कंसल्टेशन बेसिस पे है। सो यही देखना है कि हाउ कितने अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करके हम पीस यहाँ पे ला सकते हैं, डेवलपमेंट भी ला सकते हैं। सो आई होप आपको पूरा असम का जो इशू है विद रिगार्डिंग दी नेबरिंग स्टेट, 7 सिस्टर्स बोला जाता है पर इन सिस्टर्स में बनती नहीं है बिकॉज ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स। सो यू कैन सी दिस इज द गोपीनाथ बारडोली 1951 वाला जो रिपोर्ट निकाला था। ये अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब्स जिन्हें कंसिडर नहीं किया था इस रिपोर्ट के अंदर। ना दिस इज द एरिया, ये दरांग है, ये लखीमपुर है, और यहाँ पे ही जो नेफा है उसके थोड़े ट्रैक्स के पार्ट अंदर कंसिडर कर दिए गए थे जो एक इशू इमर्ज होके आया था। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, ये मेघालय का है, दिस इज़ द वेस्ट खासी हिल। ये लांगपी जो एरिया है ना, ये बोला जाता था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा, जब ब्रिटिशर्स थे तो ये एरिया आसाम में गिना जाता था, ठीक है, और वहाँ पे वो रहते थे। पर जैसे ब्रिटिशर्स गए इस एरिया को इसका पार्ट बना दिया था, पर इसी पे ही कन्फ्रंटेशन है, और ये रियोबोयो है और यहाँ पे। सो मेजरली यहाँ पे जो कन्फ्रंटेशन है वो अभी रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। नाउ दिस इज आसाम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है। सो यू कैन सी दिस करीमगंज, हलियाकांडी, कच्चर, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने टी प्लांटेशंस किए थे, जिसको नीचे बढ़ा के आप देखोगे तो यहाँ लुशाई हिल्स तक आ गए थे। सो दिस इज़ द एरिया कोलासाई ममित, और ये वाला जो पोर्शन है ना उसे इनर रिजर्व फॉरेस्ट की तरीके से रखा है, कोई भी वहाँ पे रहेगा नहीं, टू इधर स्टेटस को करके रखा है। सो यू कैन सी कि दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ था, एंड देन अमित शाह से कि भैया एम्बिकली दोनों डिस्प्यूट सॉल्व करो, भैया इतना झगड़ो मत, ठीक है। सो शांत करवाने की कोशिश की थी। नाउ द वे फॉरवर्ड इज, भैया वी हैव लॉट्स ऑफ सैटेलाइट, हमारे यहाँ कार्टोसेट है, हमारे बहुत सारी सैटेलाइट है। सो यूज सैटेलाइट एंड हम प्रॉपर तरीके से डिमार्केशन, जो नेचुरल बैरियर्स है, जिस तरीके से नोटिफिकेशन ब्रिटिशर्स का है उसे कंसिडर करके डिमार्केशन करो, ठीक है। दूसरा यहाँ बोला गया है, भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 क्या बोलता है, इनर स्टेट काउंसिल। सो वी कैन डू, हम यहाँ पे बातचीत कर सकते हो, बातचीत करने से ही कोई चीज़ का हल आ सकता है। जोनल काउंसिल है तो नॉर्थ ईस्ट की तो डेडिकेटेड जोनल काउंसिल है, यूज दैट काउंसिल फॉर दिस नेगोशिएशन। एंड द मेजरली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमें मिल के एक इंडिया क्या है वो दिखाना है, इट इज़ नॉट कि स्टेट क्या है। सो यूनिटी रहनी चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए, दैट इज़ व्हाट दी वे फॉरवर्ड इज़। एंड इसका जितना जल्दी हो सके इसका अब रिजोल्यूशन लाना चाहिए। इट्स अ हाई टाइम, इतने साल हो चुके, 50 ईयर्स, मोर दैन दैट। सो डेवलपमेंट इसके चक्कर में कई एरियाज़ में अटक चुका है बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्यूट्स, एंड कहीं ना कहीं उसी के चलते यहाँ पे आपको नक्सलाइट्स चीज़ें या मिलिटेंट चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी ना। बात करते हैं नॉइस पॉल्यूशन की, क्या है ये पूरा का पूरा सीन। अभी रिसेंटली जब महाराष्ट्र के अंदर एक रैली जा रही थी तो राज ठाकरे जी ने बोला था दैट लाउड स्पीकर इज़ नॉट फॉलोइंग, जो मॉस्क के अंदर जो लाउड स्पीकर बाहर लगाया जाता है ड्यूरिंग दी अजान, ठीक है, मुस्लिम के अंदर 5 प्रेयर्स पूरे दिन में की जाती है। फर्स्ट इज़ दी अजान, सेकंड इज़ दी इमाम। सो इस तरीके से 5 प्रेयर की जाती है और ये लाउड स्पीकर में बोली जाती है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि लाउड स्पीकर के रिगार्डिंग एक रूल है
और थोड़ा ये पॉलिटिकल भी हो गया था, उन्होंने बोला था कि अगर वो नहीं हटाएंगे तो हम हनुमान चालीसा ट्रिपल वॉल्यूम में सुबह सुबह बजाएंगे। सो कहीं ना कहीं ये थोड़ा कुछ अलग ही वे में मुद्दा है। बट द क्वेश्चन ओवर हियर इज दी व्हाट इज़ द रूल गिवन इन दी नॉइस डेफिनेशन, क्या है नॉइस का, क्या है नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो रूल है 2000 का, उसके अंदर क्या दिया गया है, यही बात इमर्ज होके आई थी। नाउ सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जो नॉइज़ है उसका मतलब क्या होता है। सी वन इज़ द म्यूज़िक, म्यूज़िक सुनना लोगों को अच्छा लगता है, क्यों, इट गिव अ प्लीजेंट टू योर ईयर, आपको मज़ा आती है कि हाँ यू फील रिलैक्स। बट वन इज़ कि कहीं पे ऐसी आवाज़ जो आपको इरिटेट कर रही हो, आपको अनॉय कर रही हो, सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड नॉइज़ पॉल्यूशन इज़। नॉइज़ पॉल्यूशन डिफाइन किया है एयर पॉल्यूशन के अंदर ही, ठीक है। और देन बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट एक्ट जो आया था 1985 के बाद, एनवायरनमेंट एक्ट, उसी के बेसिस पे नॉइस का रेगुलेशन किया गया था, जहाँ बताते हैं कि कितना डेसिबल रखना चाहिए। दिस इज़ द यूनिट जो नॉइस को डिफाइन करने के लिए हम रखते हैं। ना बात करते हैं, यहाँ पे बताया है जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ पे 75 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर रात का, ये डे टाइम की बात कर रही हूँ, रात का टाइम है तो इससे कम होना चाहिए। देन इफ़ वी टॉक अबाउट कमर्शियल एरिया तो वहाँ पे 65 डेसिबल एंड रात के टाइम में 55 डेसिबल और 60 डेसिबल, ठीक है। देन इफ़ आई टॉक अबाउट रेसिडेंशियल एरिया सो वहाँ पे 50 डेसिबल, 55 डेसिबल एंड नाइट के टाइम पे आता है 45 डेसिबल, ठीक है। और साइलेंस जोन वहाँ पे 50 डेसिबल होना चाहिए। साइलेंस जोन क्या है, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डे एंड नाइट। डे एंड नाइट यहाँ पे बताया कि भैया सुबह से 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक को डे टाइम बोला जाता है, और रात के 10 से लेके सुबह के 6 को नाइट टाइम। सो यहाँ पे ये जो रूल लाया गया है ये सेंटर के द्वारा लाया गया है, पर यहाँ पे कितना पावर स्टेट को दिया है, बिकॉज क्यों दिया है वो हम आगे देखते हैं। बट दिस इज़ व्हाट डे टाइम एंड दिस इज़ व्हाट नाइट टाइम, ठीक है। अभी साइलेंट जोन मतलब हॉस्पिटल है, स्कूल है, देन ओल्ड एज एरिया है, वहाँ पे सब ओल्ड एज पॉपुलेशन के हाउसेस है, तो उन सारे एरियाज में इतना हाई लाउड म्यूजिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसे बोलते हैं साइलेंट जोन। ये रूल 2000 के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें लाउड स्पीकर के लिए क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि भैया लाउड स्पीकर का वॉइस जो नॉर्मल जो उस एरिया का हो ना उससे 10 होना चाहिए या तो लोअर देन 75 डेसिबल, ठीक है। अगर कोई पब्लिक रैली है, बहुत बड़ी गैदरिंग है, पर फिर भी उसका इतना ज़्यादा डेसिबल नहीं होना चाहिए। नाउ द सेकेंड थिंग, अगर कोई एग्जांपल पब्लिक गैदरिंग है तो पहले आप परमिशन लो, रिटर्न परमिशन आपको अलाउड करता है तो ही आप वहाँ पे लाउड स्पीकर लगा सकते हो। अब यू विल बी लाइक वी हैव नवरात्रीज राइट, तो मैम वहाँ पे तो इतनी ज़ोर ज़ोर से रात रात पे घर पे चलते हैं। सो ये थोड़ा रेगुलेशन पावर स्टेट को सेंटर के द्वारा दिया गया है कि वो लिमिट कर सकते हैं कि कितने बजे तक लाउड स्पीकर चलना चाहिए। अगर कोई कल्चरल रिलीजियस फेस्टिवल हो तब कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्टेट के द्वारा साल में 15 दिन 15 डेज लाउड स्पीकर फॉर रिलीजियस कल्चरल फेस्टिवल हो तो अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। बट वो टाइम भी दे सकते हैं कि भैया रात के 10 से लेके 12 बजे तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, वो स्टेट के ऊपर है। वाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, सो हम एकदम स्ट्रिंजेंट रूल्स नहीं रख सकते। स्टेट नो कि कौन से कल्चरल एंड रिलीजियस फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट है तो उसे कंसिडर करके ये रूल यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये भी बोला गया है दैट जो गैदरिंग्स होती है, अगर स्टेट के द्वारा कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे जो स्पीकर्स रखे गए हैं वो इससे इतने डेसिबल के होने चाहिए, इससे ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें स्टेट के रेगुलेशन के अंदर आ सकती है, ठीक है। नाउ बात करते हैं लाउड स्पीकर की। सो ये इस तरीके से रेगुलेट किया। अब नमाज इज़ डन एवरी डे, सो वहाँ पे जो लाउड स्पीकर से बोला जा रहा है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, देयर वाज अ न्यूज़ कि इलाहाबाद के आसपास जो 2 कपल थे, दे वर एजेड, अब सुबह सुबह लाउड स्पीकर से नमाज़ पढ़ी जा रही है तो उन्हें प्रॉब्लम इंसोमेनिक थे,
तो सुबह सुबह ही बड़ी मुश्किल से उन्हें नींद आती थी और उसमें भी आवाज़ आने लग जाती थी, तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती थी। और नींद डिस्टर्ब होने से एंड एट दिस एज जहाँ पे उन्हें नींद नहीं आ रही, तो बाकी की बॉडीज़ में भी अफेक्ट होता है। ये WHO का खुद का मानना है। सी WHO ने क्या बोला, नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम इतना कंसिडर नहीं करते जितना वाटर एंड एयर पॉल्यूशन को करते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि नॉइज़ के वजह से कितनी बार जो इंसान है उसके अंदर इरिटेशन, BP भी बढ़ सकता है, ठीक है। और इंसोम्निक जो होते हैं उन्हें और फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती है। सो दे कैन अफेक्ट चिल्ड्रन, एजेड। यू हैव इवन हर्ड कि आप कितनी बार गाड़ी चलाते हो और एकदम कोई पास में से बाइक या ऐसा कुछ टेढ़े टेढ़ा करके इतना हाई वॉल्यूम में डेसिबल में रखता है, यू गेट इरिटेटेड, राइट। सो दैट इज़ व्हाट नॉइज़ पॉल्यूशन WHO कहता है कि यहाँ पे भी आपको रेगुलेट करना चाहिए। अब बात करते हैं लाउड स्पीकर की। सी रिसेंटली आपने देखा होगा सऊदी के अंदर रिस्ट्रिक्शन आया है कि लाउड स्पीकर जो है वो अजान के टाइम पे ही होगी, बाकी नहीं होगी। पर अजान के टाइम पे भी कैसे होगी कि जो मॉस्क है, ठीक है, जो मॉस्क है उसके अंदर ही बजेगा, उसके बाहर सुनाई दे उतने वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। ये सऊदी ने रिस्ट्रिक्शन दिया। उन्होंने ये बताया कि मोहम्मद प्रॉफिट, ठीक है, मोहम्मद प्रॉफिट उन्हें वो गए थे, उन्होंने मक्का, द प्लेस ऑफ प्योरिटी फॉर द इस्लाम, ठीक है। तो वहाँ पे पूछा गया था कि भैया नमाज पढ़ते वक्त लोगों को बुलाना है तो आप कैसे बुलाओगे। उस वक्त बोला था कि या तो घंटा बजा दो या तो फिर थाली से यूँ आवाज़ कर दो, कुछ करो, ये सारे अलग अलग तरीके दिए थे इन ह्यूमन वॉइस। तो उन्होंने चूज़ किया था ह्यूमन वॉइस। उन्होंने उस टाइम पे भी भले लाउड स्पीकर उस वक्त नहीं थे पर अलग अलग थे जिस तरीके से नॉइस क्रिएट कर सकते थे, बट ही चूज ह्यूमन वॉइस, ठीक है। व्हाट ही सेड कि इफ़ वी आर प्रेइंग, अगर हम प्रे कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर जोर जोर से इस तरीके से कर रहे हैं कि बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो, बाकी लोगों को हैरानी हो, तो वो सही प्रेयर नहीं है, सही तरीके से उन तक पहुँचेगी नहीं। सो प्रेयर शुड बी डन कि भैया अगर आपको बुलाना है, जिन लोगों को आना है वो आ जाएंगे। अगर वो घर पे है तो उनको नहीं करना है, राइट। घर पे इसलिए वो कैसे करेंगे, जिनको आना है वो मॉस्क के अंदर आ जाएंगे। सो उसी को बेस बना के सऊदी के अंदर भी रिस्ट्रिक्शन दिया गया है लाउड स्पीकर का कि जो मॉस्क है उसके अंदर तक ही रहेगा। और कब रहेगा, जब आज़ान होगी, द फर्स्ट प्रेयर फॉर दी नमाज, ठीक है, और तभी बजेगा, पर मॉस्क के अंदर तक सुनाई देगा, उससे बाहर नहीं सुनाई देगा। वाई? बिकॉज सऊदी के अंदर कुछ ऑलमोस्ट 96,000 जितने मॉस्क हैं, और वहाँ पे ऐसा हो गया था कि कंपटीशन हो गई थी ज़ोर ज़ोर से हर एक जगह। तो खुद लोग वहाँ पे हैरान हो गए थे बिकॉज कितने लोगों की कोई अलग अलग बीमारी होती है। उसी को नज़र रख के सऊदी के अंदर भी ये रूल आया था। इवन इन आर नॉइस रेगुलेशन जो है रूल, उसमें भी प्रावधान दिए गए। बट थिंग इज़ दैट कि अभी इसको थोड़ा पॉलिटिकल कलर दिया है, बट कहीं ना कहीं इवन इन सुप्रीम कोर्ट क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक आई थी कोविड के टाइम पे, बिकॉज जो नमाज पढ़ते हैं तो लाउड स्पीकर में पढ़ते हैं तो सब लोग मॉस्क आ जाते हैं। अब गैदरिंग परमिट नहीं है इतने से ज़्यादा बिकॉज ऑफ कोविड, तो उस वक्त बोल दिया था कि नमाज नहीं होगा। ये चीज़ गया था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उससे पहले भी काफ़ी केस हुए थे, ये चीज़ तो गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट, पर जो बाकी के सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे उसमें क्या बोला, सी यहाँ पे आपको प्रेयर करने से कोई नहीं रोक रहा, आप प्रेयर करो। जो भी अगर हम बात करते हैं हिंदू रिलीजन के अंदर, तो हिंदू रिलीजन के अंदर यू विल बी सीइंग कि सुंदरकांड पाठ हो, सत्यनारायण की कथा हो, देन हनुमान जयंती के दिन हर जगह आपको स्पीकर्स में सुनाई देंगे दूर दूर तक इतनी ज़ोर ज़ोर से। सो सारे रिलीजन्स जहाँ पे स्पीकर यूज़ किया जा रहा है उसे कैटर करने के लिए ये रूल बनाया गया, नॉट टू वन रिलीजन, ये सारे रिलीजन के लिए ऊपर है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिन्हें भी प्रेयर करना है आप करो, दैट इज़ योर राइट, ठीक है, रिलीजन राइट है, आपको प्रेयर करने से कोई नहीं रोकेगा। बट इवन वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर बोला है कि आप स्पीकर में करना इज़ नॉट द प्रेयर। उस वक्त लाउड स्पीकर नहीं थे, ठीक है, प्रेयर करना आप करो, कोई आपको नहीं रोकने वाला, दैट इज़ योर राइट, आप कहीं भी प्रेयर कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। बट डू द प्रेयर ऑन द स्पीकर इज़ अगेंस्ट द रूल। क्यों? बिकॉज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, ये कितने लोगों को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और प्रेयर कर नॉट इवन कुरान में लिखा गया है कि स्पीकर के अंदर प्रेयर करना है, इट इज़ नॉट दी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। सो ये चीज़ दी गई है।
इवन इन मुस्लिम कम्युनिटी जो मेजर 5 पिलर्स है, पहला है प्रेयर, ठीक है, कंपल्सरी। देन उसमें ये भी दिया गया था कि यू हैव टू डू रमदान, दैट इज फास्टिंग करना, ठीक है, एंड हज की यात्रा करना, मक्का में जाके दर्शन करना। तो ये सारे उस पर इस्लाम का धर्म इन पिलर्स पे टिका गया है। इवन फॉर दी अदर रिलीजन्स जहाँ पे लाउड स्पीकर का यूज़ किया जा रहा है उधर भी ये चीज़ रेगुलेट होगी। इट इज़ क्लियर कट सेड कि जब कल्चरल एंड रिलीजियस फेस्टिवल हो, कोई फेस्टिवल हो, तो साल में स्टेट के अंदर रूल पास है कि 15 दिन के लिए आप दे सकते हो परमिशन, पूरे साल के अंदर 15 डेज, ठीक है, पर उससे अलावा नहीं। ये डेली प्रैक्टिसेस है, उसी को कंसिडर किया कि यू डू, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पुट द स्पीकर इन एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूट फॉर दी प्रेयर, ठीक है। सो ये पूरा इशू था। So you can see different articles. Supreme Court norms on sound system mosque need to be followed. Observe Madras High Court. PIL Sikh ban on loudspeaker in mosque file in Jharkhand High Court. Saudi Arabia put restriction on the usage of loudspeaker in the mosque. खुद एक बहुत अच्छे एडिटर है नजमुल हुड्डा, ही इज़ ऑल्सो रिटायर ऑफिसर, उन्होंने खुद कुरान की चीज़ें, प्रॉफेट मोहम्मद की चीज़ें बताई कि इवन इट वाज नॉट नेसेसरी टू यूज़ एट दैट टाइम लाउड स्पीकर, और उनके पास ऑप्शंस थे आवाज़ कराने के, बट ही खुद मोहम्मद प्रॉफेट ने ह्यूमन वॉइस को चूज़ किया, ठीक है। सो दिस इज़ द रूल, नॉइज़ पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000, जिसके अंदर ये सारे प्रावधान दिए गए हैं। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू गाइस, consider the following statement regarding Dharwar rock system. As I said again and again कि अभी आप लोगों की एग्जाम आ रही है, so my all the question in the current affair will be put like a static with the current, ठीक है। अगर कुछ न्यूज़ में होगा उसके बेसिस पे स्टेटिक के क्वेश्चंस कैसे है फॉर योर एग्जाम्पल पे कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। so ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग धारवाड़ रॉक सिस्टम। दे आर द ओल्डेस्ट रॉक, दे आर द ओल्डेस्ट मेटामॉर्फस रॉक, ठीक है, दे आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट रॉक। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको आंसर देना है। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ बजा था आपका, पता नहीं किसी एक का। सो लेट्स स्टार्ट विथ पार बॉइल्ड राइस। बेसिकली पार बॉइल्ड राइस क्यों न्यूज़ के अंदर है? जनरली अभी सेंट्रल के द्वारा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा थोड़ा पूल में, सेंट्रल पूल में रखा जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल के द्वारा इस बार नोटिफिकेशन दिया कि हम पार बॉइल्ड राइस नहीं लेंगे, हम उसकी जगह रॉ राइस लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 40 लाख टन जितना पार बॉइल्ड राइस रिजर्व है जो 2 साल तक चल जाएगा। सो अगर हम ले तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो वो हमें नहीं करना। बट उसी के चलते तेलंगाना की जो सरकार है उन्होंने अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट किया है वहाँ पे ऑन रिगार्डिंग कि भैया सेंटर जो है वो यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं ले रहा, पंजाब से इतना राइस ले रहा है, हमसे नहीं ले रहा। तो सेंटर का ये कहना है कि भैया हम लोगों ने मना नहीं किया है प्रोक्योर करने के लिए, हमने बोला रॉ राइस दो, हम उनसे भी रॉ राइस ही ले रहे हैं। सो क्वेश्चन यहाँ आ जाता है भैया पार बॉइल्ड राइस होता क्या है, ठीक है। सो समझते हैं पार बॉइल्ड राइस को। ठीक है, पार बॉइल्ड राइस ये क्या है? जो पैडी है हमारी, ठीक है, पैडी जो है आपने देखी होगी, पैडी सबसे पहला प्रोसेस राइस का, उसे क्या करेंगे, ये जो भी है उसके दाने को उसको यहाँ पे भिगो के रखेंगे, सोक करके रखेंगे, मतलब भिगो के रखेंगे टिल 8 to 10 आवर्स तक भिगो के रखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसको थोड़ा स्टीम करेंगे और उसके मॉइस्चर को हटाने के लिए कम्प्लीटली उसको सन ड्राई कर देंगे। ये प्रोसेस है। अब उसके बाद जब वो सूख जाता है तब वो मिल के अंदर जाता है और वहाँ से ही आपके चावल निकलते हैं, इसे बोलते हैं पार बॉइल्ड राइस। विल बी सर इतनी बड़ी प्रोसेस होती है,
हाँ होती है। और क्यों इसको पारबॉइल बोलते हैं? क्योंकि देर आर अदर वेराइटीज़ जिसको पारबॉइल नहीं किया जाता है, जिसको ऐसे भिगोया नहीं जाता, डायरेक्ट मिल में जाता है और सीधा आ जाता है, उसको बोलते हैं रॉ राइस। ठीक है ना, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके कुछ फ़ायदे हैं। अब फ़ायदे क्या है वो देखो। एडवांटेज क्या है पारबॉइल राइस का? इसका एडवांटेज ये है सबसे पहला कि जो लंबे वाले राइस होते हैं ना, जो ज़्यादा टिक सके, ये भिगो के रखे इतने टाइम, टूट वूट ना जाए, ठीक है, वैसी वेराइटीज़ ऑफ राइस लेते, सारी वेराइटीज़ नहीं लेती, वैसी वेराइटीज़ ऑफ राइस लेते। दूसरा, जो सुगंधी वाले एरोमेटिक, ठीक है, जिसके अंदर बहुत अच्छी स्मेल आती, वैसे राइस नहीं लिया जाता क्योंकि इस प्रोसेस से उनकी स्मेल चली जाएगी। सो वैसे राइस जो लंबे हो उसी को ही कंसिडर करके रखा जाता है, इससे उनकी टफनेस बढ़ जाती है राइस की। ठीक है, प्लस इस प्रोसेस के चलते उनका न्यूट्रिशन कंटेन बढ़ जाता है और इंसेक्ट हार्म नहीं करता। ठीक है, तो कोई इंसेक्ट इसको लॉन्ग टाइम तक रह सकता है, इंसेक्ट हार्म नहीं कर सकता। ये इसके एडवांटेजेस है। अभी डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, तो एक डिसएडवांटेज है कि ये भिगो के रखने का और ये जो प्रोसेस है उसको थोड़ा स्टीम करने का, उसके चलते ना इसकी बहुत गंदी स्मेल आती, गंदी ऑर्डर आती, सो बैड ऑर्डर। और ये ना थोड़ा डार्कन कर देता है कलर को, ये इसके डिसएडवांटेजेस है। बट मेजर एडवांटेजेस है और जनरली कितने स्टेट्स के द्वारा इससे किया जाता है। बट अभी सेंटर ने दिया था, तेलंगाना गवर्नमेंट ने खुद वार्निंग दी थी फार्मर्स को कि भैया आप ये पारबॉइल इस बार मत उगाना, सेंटर नहीं प्रोक्योर करेगा। पर फिर भी फार्मर्स है तो उन्होंने उगाया। अब क्या करें, तो ये मुद्दा है। अभी तेलंगाना की सरकार का ये कहना है कि सेंटर आप इसको एक्सपोर्ट कर दो, ऐसा हो तो सेंटर ने बोला भैया ये फूड सिक्योरिटी के लिए हम लेते हैं, राइट। हमने एक पूल बनाया कि भैया पीडीएस सिस्टम है, इन सब सिस्टम मिड डे मील है उसके अंदर लेने के लिए। वी कांट डू एक्सपोर्ट, नहीं तो WTO है, वो क्या बोलेगा, योर कम्प्लीटली आप क्या कर रहे हो, ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करो, तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, सरकार एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। तो तेलंगाना बोले एक काम करो, आप प्राइवेट प्लेयर को दे दो। तो ये बुरा एक मांझा चल रहा है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज पारबॉइल, ठीक है, कौन से स्टेट्स में मिलता है, कौन से नहीं मिलता। अभी सबसे ज़्यादा एक्चुअली इसलिए इशू है क्योंकि तेलंगाना के द्वारा 16 लाख टन किया जाता है, उसके बाद तमिलनाडु आ जाता है, उसके बाद केरला, ये ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। अब क्या आसपास जो स्टेट्स पहले जाते थे उनका कंजप्शन कम हो गया है, क्यों? क्योंकि मतलब ये इनसे कंजप्शन कम हो गया, वो अब खुद से अलग वेराइटी ऑफ पारबॉइल्ड राइस बनाने लग गए हैं। नाउ बात करते हैं फर्दर पारबॉइल्ड राइस की, तो एक कहते हैं डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम। अब ऐसे स्टेट्स जो क्या कर रहे हैं, खुद से कलेक्ट करेंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या बोला है, सेंटर के द्वारा फूड कलेक्ट करके PDS है, मिड डे मील है, उन सब में दिया जाएगा। अब इसमें एक नॉर्मल सा सॉल्यूशन लिया आया है कि ऐसी स्कीम्स जो स्टेट फॉलो कर रहा है, किसी स्टेट्स राजस्थान, गुजरात, ठीक है, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये सारे स्टेट्स हैं, वहाँ पे ये डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम चल रही। क्या है, स्टेट सेंटर उसके लिए पैसा देगा, वो फिक्स है, सेंटर खुद जाके करे, तो स्टेट ने बोला एक काम करो हम कलेक्ट कर लेते। हमारी स्टेट में ये सारी आपकी स्कीम्स चलने वाली, मिड डे मील है, PDS है, अंत्योदय योजना है, तो ये सभी हमारे स्टेट में ही चलने वाली, तो हम ही प्रोक्योर कर लेते हैं डायरेक्टली फार्मर्स से, और जितना ये स्कीम के लिए चाहिए उतना हम दे देंगे, सेंटर के तो पैसे आ ही जाने वाले, ठीक है। बट अगर कुछ ज़्यादा इस बार ज़्यादा ही मार्केट में है वो चीज़, कंपेयर टू जितना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो स्टेट क्या करेगी, उससे कलेक्ट करके FCI को दे देगी और FCI अपने गोडाउन में सेंट्रल पूल के अंदर रख देगी। ये प्रोसेस है। अभी ऑलरेडी FCI का गोडाउन पारबॉइल्ड राइस से भरा हुआ है जो 2 साल चल सके, और इसलिए सेंटर ने मना कर दिया था पहले कि हम रॉ राइस देंगे, तो ये बुरा मान रहा है। नाउ बात करते हैं कि जो सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक, वो क्या करते हैं,
ये पार्बॉइल्ड राइस को 3 घंटे ही सोक करते हैं, फिर उसके अंदर एक क्रोमेटिक सॉल्ट डालते हैं कि जिसके वजह से वो जो स्मेल है ना वो चली जाए, फिर सन ड्राई करते हैं और फिर मिल में भेजा जाता है। तो आप ये फोटो देख सकते हो, दिस इज़ द पैडी, ठीक है, जिसको डायरेक्ट मिल में भेजो तो डायरेक्ट रॉ राइस मिलेगा। बट अगर इसको मैं एक कतान में भिगो के रखूँ और फिर उसको थोड़ा स्टीम करूँ और फिर सन ड्राई करूँ, उसे बोलते हैं पार्बॉइल्ड राइस। ना बात करते हैं रेमिशन स्कीम की। क्या है ये स्कीम? अभी न्यूज़ में इसलिए है कि सरकार के द्वारा ये बोला गया है कि हमने जो ये स्कीम निकाली गई थी ये सारे मोस्टली मल्टी सेक्टर स्कीम थी, पर अब इसमें से हम आयरन, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री को इस स्कीम से निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि ऑलरेडी आयरन एंड स्टील मार्केट में बूम कर रही है, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल बिकॉज ऑफ कोविड ऑलरेडी मार्केट में ज़्यादा ही बूम कर रही है, तो इन्हें मदद की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ बात करते हैं क्या है ये स्कीम। तो मेजरली पहले यहाँ पे आ जाओ, एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, फॉरेन रिजर्व जो हमारा है वो बढ़ेगा, ठीक है, पैसे आएंगे और उससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है, बट इंटरनेशनल मार्केट में बाकी भी तो प्लेयर्स हैं, अब उनका सामान हमारे सामान से सस्ता होगा तो क्या करेंगे, उसी के लिए सरकार के द्वारा क्या करा जाता है, एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं उन्हें मदद किया जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में टिक सके। उसी के द्वारा एक स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जाती थी जिसे बोलते हैं मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम। जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें इंसेंटिव सरकार के द्वारा दिया जाएगा कि उन्हें सस्ता पड़े, ठीक है। अब ये स्कीम को लेके यूएस WTO के पास गया, WTO अगेंस्ट था क्योंकि इससे ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा था, ठीक है। सो ट्रेड जो पॉलिसी है वो डिस्टॉर्ट हो रही थी और उसी के चलते सरकार के द्वारा नई स्कीम लेकर आए हैं जो WTO से सही संबंधित रहे, रिलेवेंट रहे, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ठीक है, RODTEP, रेमिशन ऑन ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। अब कोई भी सामान बनता है वहाँ पे रॉ प्रोडक्ट से लेके सब जगह टैक्स लगाया जाता है, मंडी टैक्स, वेट टैक्स, अलग अलग टाइप के सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं और ये सारे टैक्सेस के चलते एक्सपोर्टर को महंगा पड़ता है। तो सरकार ने क्या किया कि जितने भी ये जो टैक्सेस है ना उसको थोड़ा कम लगा देंगे, रेमिशन उस टैक्सेस में दिया जाएगा। तो जो एक्सपोर्टर है उनका एक अकाउंट बना जाएगा, ठीक है, उस अकाउंट में पता चलेगा कि उसने कितना कितना क्या एक्सपोर्ट किया है, ऑटोमेटिकली वो टैक्सेस की उसको क्रेडिट मिल जाएगी। और वो क्या है, ये क्रेडिट जो है ना वो स्क्रिप्ट है, ट्रांसफर स्क्रिप्ट है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि उसने कुछ इंपोर्ट किया होगा ना तो उसका जो टैक्स का होगा ना वो स्क्रिप्ट से भी भर सकता है। इस तरीके से एक ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिए, तो इससे क्या होगा, पहले क्या होता था उनको लेट तक मिलता ही नहीं था, अब क्या हो जाएगा, फास्ट फटाफट उन लोगों को मिल जाएगा इससे, और ये रिलेवेंट है। अब इसमें क्या है, सारी सेक्टर को इंक्लूड किया, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उससे कैटर किया जाएगा, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें कैटर किया जाएगा, हाँ, बट री एक्सपोर्ट वालों को नहीं। अगर कहीं से एक्सपोर्ट आया और यहाँ से आप फिर से एक्सपोर्ट करो तो उन्हें नहीं, मेड इन इंडिया वालों को मिलेगा, उसके बाहर वालों को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये सारे उसके प्रावधान है। अब पहले क्या होता था, अलग अलग यूनिट्स थी, जैसे सेस थी, देन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थी, ठीक है, फिर आप देखोगे तो बायो पार्क्स है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के पार्क है, इन सभी को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, तो सभी प्रॉपर तरीके से रेमिशन मिला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। So that is what remission on the duties and taxes on export product, जिसमें से उसको हटा दिया इसलिए न्यूज़ में था। तो ये रिफंड्स हो जाएगी सारी की सारी ड्यूटीज क्रेडिट करके उनके अकाउंट के अंदर। सो यू कैन सी नॉन रिफंडेबल जो ड्यूटीज़ थी पहले जो नहीं मिलती थी अब वो रिफंडेबल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगी।
फटाफट ऑटोमेटिक सिस्टम है तो वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, मल्टी सेक्टर को कवर करता है। सो ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर्स एक्सेप्ट जो यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रहे हो और बाहर से आ रहे हो उसको फ़ायदा इसका नहीं मिलेगा ना। बात करते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अब उसी के चलते यू विल बी सीइंग ओवर हियर कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS नाम का एक सिस्टम शुरू किया गया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। अब क्यों किया है, कैसे किया है वो समझते हैं। क्या हुआ भाई? सी ड्यूरिंग कोविड टाइम हमने देखा कि माइग्रेंट्स सबसे ज़्यादा हैरान हुए थे, ठीक है, और उसी के चलते बच्चों को वैक्सीन नहीं मिली, सही से टाइमली कुछ नहीं मिला। और ये अगेन जो हमारे लिए एक डेडिकेटेडली स्कीम चलाई जाती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, तो उसके जो प्रावधान है वो मिस आउट हो गए। और ऐसा ना हो उसी के लिए महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा एक सिस्टम शुरू किया है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। अभी जो लोग डेस्टिनेशन प्लेस पे जा रहे हैं, सीजनल पे माइग्रेट कर रहे हैं, कहीं और से आए, उन सबको जितने भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए उसे क्या करेंगे, इस वहाँ पे जाके इस ऐप के अंदर पहले तो उनको रजिस्टर करेंगे, उनके कार्ड, पान कार्ड, वो राशन कार्ड जो भी है वो डालेंगे और रजिस्टर करेंगे, वो कहाँ जाएंगे उस सब तरीके से ट्रैक होगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू और आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू अलोकेट करने की कोशिश की गई। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के जो प्रावधान है वो बच्चों को मिले और लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट वुमेन को मिले जो मिस आउट हो चुके हैं। इसलिए ये न्यूज़ में था, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे डेटास भी रहेगा, इन कंप्लीट पता भी चलेगा किस तरीके से माइग्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। नाउ बात करते हैं व्हाट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। यहाँ डेवलपमेंट की बात चल रही है, इंटीग्रेशन चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो ये स्कीम 1975 के द्वारा लॉन्च की थी। ये स्कीम ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का कि भैया पोषण पहुंचाना है बच्चों को, माताओं को, ठीक है। सो यू कैन सी द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कीम इज सबसे पहला चाइल्ड को हेल्थ केयर मिले, छोटा बच्चा हो, ठीक है, प्लस मॉर्बिडिटी मॉर्टलिटी वो सब ज़्यादा रेट्स थे उस टाइम पे, उसे रिड्यूस करना। वी हैव सीन कि अभी IMR और MMR कितना ज़्यादा है, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन पहुंचाना, ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स है। और उसी के लिए यू कैन सी इन दिस स्कीम कि सप्लीमेंट्स दिया जाएगा, जो आप खा रहे हो उसके अलावा के सप्लीमेंट न्यूट्रिशन दिया जाएगा आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर। दूसरा आपका हेल्थ चेकअप होगा बच्चे का, और आपका हेल्थ चेकअप होगा। तीसरा हेल्थ एजुकेशन जो ज़रूरी है माँ के लिए, शी कैन नो कि किस टाइम पे बच्चा करना, उसे क्या देना, सो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। चौथा यू कैन सी ओवर हियर दैट उसी के साथ आपको ये देखने को यहाँ पे मिलेगा दैट वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, इम्यूनाइजेशन प्रोसेस। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की भी थोड़ी बहुत प्रावधान है इसी के अंदर। सो कहीं ना कहीं ये स्कीम जो है सारी चीज़ों को कैटर करने की कोशिश करता है। फिर जो बच्चियां हैं उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले एडोलेसेंट एज के अंदर, वो भी टैकल किया जाएगा इसके अंदर। सो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्कीम है जो कैटर कर रहा है 0 से 6 ईयर के बच्चों को एंड मदर्स को एंड प्रेग्नेंट जो लैक्टेटिंग मदर्स है उन लोगों को। सो इट इज़ बीन सेड कि कुछ ऑलमोस्ट 1 करोड़ जितने तो बच्चे कवर हुए हैं, माताएं हुई है कवर, एंड कुछ 14 लाख जितने आंगनवाड़ी वर्कर्स इस स्कीम के अंदर काम कर रहे हैं। नाउ ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर काफ़ी सब स्कीम्स चलाई जाती है। तो सबसे पहली स्कीम है आंगनवाड़ी की, ठीक है, जहाँ पे छोटे जो 0 से 6 ईयर के बच्चे हैं उनका केयर देखा जाएगा एंड मदर्स जो है उन्हें एजुकेशन दी जाएगी कि क्या करना चाहिए, सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो वो है सेकेंड जो स्कीम है इसके अंदर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। यहाँ पे जो 5,000 रुपये
प्रधानमंत्री के अंदर दिए जाते हैं मदर को कि वो अपने शिशु को और खुद की हेल्थ का ध्यान रख सके प्रेगनेंसी और उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल क्रैच सिस्टम, नेशनल क्रैच जो स्कीम है, क्रैचेस की, तो बेसिकली इसमें क्या दिया है कि 7.5 आवर बच्चा रहेगा जो 6 साल तक का बच्चा हो, ठीक है, और वहाँ पे उसका ध्यान रखा जाएगा मदर जो वर्किंग कर रही हो उनके लिए। फिर एडोलेसेंट स्कीम है फीमेल्स के लिए जो 12 से 14 की उम्र के हो, उन्हें आयरन फॉलिक एसिड दिया जाएगा बिकॉज टू टेकल दी अनीमिया, माँ को अभी से अच्छा रखे, आने वाले जब टाइम में होगा तो शी विल बी हेल्दी, ठीक है। देन यू विल बी सीइंग कि किस तरीके से यहाँ पे सैनिटाइजेशन इन सारी चीज़ों को कवर अम्ब्रेला स्कीम के अंदर किया गया है। दैट इज़ व्हाट इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और वो इसलिए न्यूज़ में थी। सो यू कैन सी नेशनल क्रैच, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, बच्चों को कैसे बचाना, सेपरेशन हो उस सब के लिए, एंड मेजरली पोषण अभियान, मिड डे मील स्कीम, वो इन सारी ये मेजर 6 स्कीम इस बड़ी सी अम्ब्रेला स्कीम के अंदर है जो 1975 से शुरू की गई थी। नाउ द क्वेश्चन इज, individual lava flow are normally only a few feet thick, but over a long period of time repeated flow may build up a volcano. Such volcano are known as, this is again a geographical question, बता दो कौन सा volcano की बात चल रही है यहाँ पे। सी यहाँ पे जो बात चल रही है वॉल्केनो की, वो वॉल्केनो का नाम है शील्ड वॉल्केनो, ठीक है। वो लेयर निकलता है, लेयर पे लेयर निकलती है, थिक होती है और विद टाइम सूख जाती है तो वो उसको और बिल्डअप करता है, जिसे बोलते हैं शील्ड वॉल्केनो, ठीक है, रिपीटेड इरप्शन। नाउ असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो न्यूज़ में है वो और आपको पूछ रहा है कहाँ पर आया गया है। आई नो आप में से जिन्होंने सही से न्यूज़पेपर पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, पर बाकी किसी को नहीं पता होगा। सो आंसर इज़ दिल्ली। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर से पहले ही ऑलमोस्ट नियर बाय ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। ना गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर इज इन द न्यूज़ बिकॉज 21 अप्रैल को 401 एनिवर्सरी गुरु तेग बहादुर जी की मनाई जाती है, जो 9th सिख गुरु है, ठीक है। प्रधानमंत्री के द्वारा रेड फोर्ट से अनाउंस किया था कि किस तरीके से उन्होंने फाइट किया अगेंस्ट द मुगल। एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई फ्रॉम द रेड फोर्ट एंड व्हाई सडनली व्हाट हैपेंड। रीज़न इज, पहले क्या था, जो अकाली दल है, शिमोई अकाली दल और बीजेपी का अलायंस था इन द पंजाब, अब वो अलग हो चुका है बिकॉज ऑफ द 3 फार्म लॉज। सो अकेली बीजेपी खुद लड़ने वाली है इन द पंजाब के अंदर एंड द असेंबली इलेक्शंस और जो बाकी के इलेक्शन हो, उसी के लिए थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस के लिए आप देख सकते हो कि रेड फोर्ट के द्वारा ये थोड़ा पॉलिटिकल है। इवन जो 3 लॉ हटाए गए थे वो गुरु नानक जी के बर्थडे के दिन ही हटाए गए थे। ना बात करते हैं गुरु तेग बहादुर की। सो गुरु तेग बहादुर जो थे वो गुरु नानकी जी एंड गुरु हरगोबिंद 6 गुरु थे, इनके बच्चे थे, ठीक है। और अप्रैल 21 1621 ये हुए थे और इस तरीके से उन्हें रेस किया था कि वो पहले से रेडी रहे अगेंस्ट दी मुगल। अब गुरु हरगोबिंद सिंह जो थे उन्होंने ही सिख को वॉरियर कम्युनिटी की तरीके से शुरू किया गया था। मेजरली अगर हम बात करें गुरु तेग बहादुर की, तो गुरु तेग बहादुर को मतलब वो ऐसे गुरु थे जो मतलब हर चीज़ को दे देते थे, उनको त्यागमल नाम से भी बुलाया जाता था, ठीक है। और जो उनके जहाँ पे वो अमृतसर में रहे, उनकी जो कोचिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो दी गई थी वो दी गई थी बाय बाबा यू कैन सी भाई गुरुदास जिन्होंने लैंग्वेज की उनको टीचिंग दी थी, बाबा बुद्धा जिन्होंने उनको ट्रेन किया था तलवारबाजी के अंदर, ठीक है। सो इस तरीके से उनकी शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई थी एंड वो बालकोट पास जाके रहे, वहाँ पे बेसमेंट में उन्होंने अपना घर अच्छे से बनाया था, वहाँ पे ही मेडिटेशन करते रहते थे। ना
गुरुजी खुद वहाँ से कितनी बार घूमे हैं और आसपास के एरिया में एक राजा थे जिन्होंने उनकी माँ के नाम में चाकी नानकी बोला जाता था, जो आज उसका नाम चेंज होके आप देख सकते हो आनंदपुर साहिब हो चुका है। ठीक है, देन यू विल सी के गुरुजी पंजाब के बाहर भी गए हैं, वो पटना भी गए हैं, वो इवन आसाम तक भी गए थे, जहाँ पे अहोम किंग और एक राजा के मतलब एक जो एक नॉर्मल वहाँ के जो ट्राइबल्स थे उनके बीच में सॉल्व किया था, और उसी के बेसिस पे वहाँ पे भी एक गुरुद्वारा बनाया गया था। देन यू विल सी फर्दर के वो नीचे मालवा एरिया में भी गए थे, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि लोग पीर एंड पीर के पास या गुरु वहाँ पे पढ़ते थे, प्रीचिंग करते थे और पूजा वूजा करते थे, रिचुअल्स करते थे। उन्होंने बोला ये सब क्यों करना है, देयर इज ओनली वन गॉड, निर्भय रहो, डू नॉट फियर, और निर्भय रहो, डू नॉट एनवी। ठीक है, देयर इज ओनली वन गॉड। इस तरीके से उनकी प्रीचिंग फेमस भी हुई थी। नाउ व्हाट हैपेंड, जब वो इतना घूम रहे थे उन्हें पता चला कि एक कश्मीर का ब्राह्मण था, उन्होंने बताया कि भैया मुगल्स बहुत अत्याचार कर रहे हैं, प्रोटेस्ट, और वो वहाँ गए, बात करने गए और प्रोटेस्ट भी किया औरंगज़ेब के खिलाफ, और उसी के चलते आसपास के एरिया में एक जना था जिसने उनको अरेस्ट करके लेके गए दिल्ली। बट आमेर के जो राजा थे उनके घर वाले गुरु को बहुत मानते थे, वो भी बहुत मानते थे, तो उन्होंने बताया कि भैया ये बहुत बड़े गुरु है, इनको कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, और उन्होंने 2 महीने उनके वहाँ पे पनाह दी थी गुरुजी को। ठीक है, उसके बाद इवन यू विल सी दैट खुद को उन्होंने चैलेंज भी किया था औरंगज़ेब के खिलाफ, और उसी के बेसिस पे औरंगज़ेब ने उनको चांदनी चौक के पास उन्हें और उनके जो 3 फॉलोवर्स जो उनके साथ घूमते रहते थे उन लोगों को ओपनली हैंग आउट कर दिया गया, और वहाँ पे गुरु शिष्य जो है आप देख सकते हो, आई विल जस्ट शो यू द एग्जैक्ट नेम। हाँ, गुरुद्वारा शीशगंज, जो वहाँ पे बाद में उनके ही फॉलोवर्स के द्वारा बनाया जाता है, जहाँ पे उनका सर धड़ से अलग करा गया था। ठीक है, उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह ने बोला है, धर्म हेत सक जिन किया, शीश दिया पर सिर नहीं दिया। ही सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द धर्म बट ही गेव अप हिज हेड बट नॉट हिज ऑनर। ठीक है, ये उन्होंने बताया, एंड दिस वाज द होल स्टोरी ओवर हियर। आप देख सकोगे चांदनी चौक में भाई सतीदास, भाई मातीदास एंड भाई दयाल जी, बेसिकली उन्हें बोला था कि आप इस्लाम धर्म ले लीजिए औरंगज़ेब ने, और बहुत टॉर्चर किया था पर वो माने नहीं, एंड ये फिर हुआ गया था गुरु का। एंड यू विल सी, आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू कि उन लोग उनका इवन जो आसाम वहाँ पे इशू सॉल्व करवाने गए थे, तो वहाँ पे बांग्ला साहिब गुरुद्वारा भी आज वहाँ पे बनाया गया है। सो यू कैन सी दैट किस तरीके से गुरुजी का हर जगह पे उनकी प्रीचिंग फेमस थी, क्या था। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ मैं, दैट द फर्स्ट गुरु इन द सिख इज गुरु नानक। ठीक है, जिन्होंने सिख रिलीजन का शुरुआत की थी। इट वॉज नॉट ए रिलीजन, पर उन्होंने सिखिज्म की शुरुआत की थी। सेकेंड, गुरु नानक के द्वारा गुरु अंगद को बनाया गया था, द सेकेंड गुरु, जिन्होंने गुरुमुखी लिखी थी, जो भी गुरु नानक की टीचिंग थी वो गुरु अंगद। तीसरे जो थे गुरु अमरदास। ठीक है, फिर फोर्थ थे गुरु रामदास। इन्होंने आज जो अमृतसर में आप गोल्डन टेम्पल देख रहे हो वो उन्होंने ही शुरू किया था। फिफ्थ, गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ उन्होंने ही लिखा था और उन्होंने कंप्लीट किया था गोल्डन टेम्पल को। ठीक है, और जहांगीर ने एग्जीक्यूट भी किया था। ये पूरा सब चल रहा है आसपास। देन कम्स गुरु राय, देन गुरु हर राय, देन गुरु हर कृष्ण। ये थोड़े शांत थे, दे फॉलो मोर इन द पीस एंड इस तरीके से। ठीक है,
Guru Har Krishna. Sorry, sixth Guru was Guru Har Gobind. Guru Har Gobind, जिन्होंने खालसा से पहले जो सिख वॉरियर था उन्हें शुरू किया था. 7 गुरु हर राय थे, 8 वॉज दी गुरु हर कृष्णा. ठीक है. एंड 9th में गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने आनंदपुर साहिब. एंड 10th में उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह जिन्होंने फाइनली द लास्ट गुरु इन द सिखिज्म, जिन्होंने फाइनली गुरु ग्रंथ साहिब भी कंपाइल की थी. एंड इन्होंने खालसा को भी एस्टैब्लिश किया गया था. ठीक है. नाउ बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ ईडी. द फंक्शनिंग ऑफ ईडी इज इन द न्यूज़. तो हमें समझना है ईडी को पावर कहाँ से मिलेगा. एवरी टाइम यू हैव सीन ईडी ईडी ईडी. सो ये चलो समझ लेते हैं ईडी है क्या. तो ईडी बना था 1 मई 1956, जिसको बोला गया था इन्फोर्समेंट यूनिट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो हैंडल क्या कर रहा था, फॉरेन एक्सचेंज. भैया आप फॉरेन से जो पैसा लेकर आए हो गड़बड़ी से तो नहीं लाए, कितना ज़्यादा है कितना नहीं, सही से कर रहे हो. तो उस सब की घोटालापंती को देखने के लिए ईडी को इस्टेब्लिश किया गया था 1 मई 1956. नाउ अगर हम बात करते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मेजरली मैंने आपको बताया कि 1 मई को बताया था, बट आफ्टर 1957 इनको रीनेम करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया था, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है. यहाँ पे जो ऑफिसर्स है, ठीक है, वो IRS हो गए, ICLS हो गए, IPS हो गए, IS हो गए. ठीक है. सो अगर आप IAS, IPS, IRS कोई भी ऑफिसर्स बनते हो, यू कैन बी इन दी ईडी. ओके. ईडी क्या है? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो इकोनॉमिक क्राइम, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस भी है, जो इकोनॉमी लॉ एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया. सो मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, एंड फेमा, इन दोनों के एक्ट के अंदर ईडी फंक्शन करता है. सो फंक्शनिंग ऑफ ईडी इज डिपेंड ऑन दिस 2 एक्ट, विच इज फेमा, फेरा को चेंज करके फेमा कर दिया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. अब ईडी की ऑफिशियल वेबसाइट बताती है कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होता है, कहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, कहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है. सो बेसिकली एक्सपोर्ट किया है आपने, पर आपके उसके अलावा के कुछ एक्सपोर्ट के पैसे हो जो नॉन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड हो, तो वो वायलेशन है. हवाला ट्रांजैक्शन, टैक्स नहीं भर कर, परचेस ऑफ असेट अब्रॉड, पोजीशन ऑफ फॉरेन करेंसी इन ह्यूज अमाउंट, नॉन रिपार्टीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन एंड अदर जो फेमा के अंदर है, वो सभी का वो देखते हैं. ठीक है. इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है पब्लिक डोमेन में अगेंस्ट द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कर रहा हो वो उसका सब कुछ देखती है. नाउ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कोई काला धन जमा करके बैठा हो, कुछ भी करके बैठा हो, अगर ऐसा कुछ हो रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली अगर एग्जाम्पल लूँ, ये बैंक है, उसके अंदर चोरी हो गई. ठीक है. अभी वो चोरी जो हुई, वो पैसे मिल गए, तो फिर ईडी इंटरफेयर नहीं करेगा. पुलिस ने कर लिया इन्वेस्टिगेशन, FIR रजिस्टर. ठीक है. बट अगर सपोज पैसे नहीं मिले, अब वो पैसे थोड़े साल के बाद इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में किसी रोज, तब ईडी आ जाता है. मोर देन 1 करोड़ का कुछ हो, ईडी विल एक्ट. ठीक है. सो यू कैन सी ईडी के पास पावर क्या है, सर्च करेगा, सीज करेगा, अरेस्ट करेगा, प्रोसिक्यूशन करेगा, सब कुछ है. लीगल असिस्टेंस भी, रिस्पेक्टिव स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ अटैचमेंट, उसके पास इतनी पावर है कि वो तुरंत जाके आपकी प्रॉपर्टीज अटैच कर सकता है अंडर दी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. ठीक है. और पेनल्टीज भी डिसाइड करेगा कि किस तरीके से कितना प्रोसीडिंग है, कितना सेटलमेंट होगा, किस तरीके से. ठीक है. नाउ PMLA being relatively new, can the ED investigate case of money laundering retrospectively? उससे पुराना तो नहीं. अगर सपोज समझो कोई प्रॉपर्टी एक्वायर्ड हुई है बिफोर 2005 और वो डिस्पोज ऑफ हो चुका है केस, तो उसके ऊपर ईडी नहीं करेगा. बट फॉर एग्जांपल 2005 से पहले कुछ हुआ है, बट 2005 के बाद जाके उस पैसे की से कुछ प्रॉपर्टी परचेस हो रही है, कुछ हो रही है, तब ईडी विल वर्क ऑन. ठीक है. इस तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव है, पैसे नहीं है. अगर वो पैसा पहले का है पर कुछ उसका लिया नहीं है, अब कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है. सो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ईडी क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है. डायरेक्ट सीज कर सकता है प्रॉपर्टी को,
इन्वेस्टिगेट कर सकता है, मोर देन 1 करोड़ हो। मैंने आपको हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल भी दिया है कि कहाँ पे वो कर सकते हैं और कहाँ पे पुलिस ऑफिशियल कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। व्हाट इज बैटरी स्वैपिंग? हमने बोला था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं जिसमें बैटरी फिक्स होती है, बट उसको चार्जिंग करने में इतना टाइम लग रहा है। अब इसी के चलते मार्केट में इतना कैटरनेस हो रहा नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग लॉट्स ऑफ चार्जिंग स्टेशन एंड इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस टू चार्ज। अभी कुछ हुआ और बीच में बिगड़ खत्म हो गई तो फिर बैठे रहो जब तक चार्ज नहीं होती। सो ये कन्वीनियंस नहीं है, और उसी के लिए एक ऑप्शनल आया था बैटरी स्वैपिंग का, कि काम करते हैं कि इंसान खुद बैटरी निकाल देगा और जो बैटरी चार्जिंग स्टेशन में पड़ी होगी दूसरी उसे ले लेगा। तो ये एक नई तरीके से पॉलिसी नीति आयोग के द्वारा ली गई है। यू कैन सी आप खुद से बैटरी चार्ज कर सकते हो। अब ये विद इन अ मिनट आप रिमूव करके कर सकते हैं, यू कैन यूज इट। सो 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर को टारगेट करने के लिए पॉलिसी बनाई है। So battery swapping is alternative which involve exchanging discharge battery. अभी एग्जाम्पल द माइक्रोफोन, ठीक है, उसके अंदर जो बैटरीज है वो ख़त्म हो गई और मैंने तुरंत दूसरी बैटरी लगा दी। सेम वे में आपके व्हीकल में बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई है, तो आप चार्जिंग स्टेशन जाओ, आपको चार्ज नहीं करना है, आप वो बैटरी निकालो और चार्जिंग स्टेशन में अलग चार्ज बैटरीज पड़ी होगी वो लो और सीधा लगा लो, ठीक है। जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा और ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए और कॉस्ट एफिशिएंट ये चीज़ है। इसी के लिए 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर के लिए ये ड्राफ्ट पॉलिसी लाई है। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी बोल रहा है कि जो हम क्या करेंगे, हम पहले तो इंसेंटिव देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को कि ये बैटरी स्वैप कर सके ऐसे व्हीकल्स को, ठीक है। और प्लस ये क्या, एक बैटरी स्वैप करना एक सर्विस बिजनेस मॉडल हो गया कि भैया इंट्राऑपरेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ओला की बाइक है, अब उसकी बैटरी दूसरी में नहीं चली तो इंट्राऑपरेबल बनना चाहिए, तो एक उसके लिए भी बोला गया प्रावधान। सब्सिडीज मिली जाएगी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को एंड इंट्राऑपरेबल बैटरीज के स्टैंडर्ड्स भी बनाए जाएंगे। नाउ रोल आउट ऑफ द पॉलिसी क्या है? फेज 1 जहाँ पे 40 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है उन्हें प्रायोरिटी में रखेंगे आफ्टर फाइनलाइजिंग दी ड्राफ्ट। फेज 2 में ग्रेटर देन 5 लाख उन सिटीज़ को कवर अप किया जाएगा। एप्लीकेशन आप देखो तो इधर क्या बोला है, जो एडवांस केमिस्ट्री सेल मतलब अच्छी क्वालिटी वाली बैटरीज जो फेम 2 के अंदर है उसे ही हम देंगे, लीड वैसी वाली बैटरीज नहीं। लिथियम बैटरीज की बात चल रही है यहाँ पे ना। यू नो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे टैक्सेस ज़्यादा लगाया जाए, तो क्या बोले कि उसके कंपोनेंट्स बैटरीज सब पे टैक्स रिडक्शन होगा 5% तक, ठीक है। प्लस सरकार के द्वारा इंसेंटिवाइज किया जाएगा उन कंपनीज को कि वो बैटरी चेंज हो सके, स्वैप हो सके, वैसे व्हीकल्स बनाए, ठीक है। देन कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, आप किसी से व्हीकल ले रहे हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कर दो वो बैटरीज ऑपरेटर कि आप इतने टाइम तक हमें दोगे, सर्विसेज क्या है, सो ट्रैक भी कर सकेंगे। प्लस सरकार के द्वारा ये भी बोला गया, अभी आपने देखा होगा कितनी बार इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग रही है, तो बैटरी की क्या लाइफ चल रही है, क्या उसका टेम्परेचर है, क्या है, वो ऑटोमेटिक रियल टाइम में ऐप पे मिले, उसके भी प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। नोडल एजेंसी यहाँ पे बीई को बना दिया गया है जो चार्जिंग स्टेशंस फॉर बैटरी स्वैपिंग उस सब का काम करेगी, ठीक है। अब जो चार्जिंग स्टेशन है, हमने बोला बैटरी जो हमारी ख़त्म हो गई हमने वहाँ रख दी है और हम नहीं लिया है, तो उन बैटरीज का क्या, तो जब पीक आवर्स नहीं होगा, ऑफ पीक आवर्स होगा, तब उन बैटरीज को चार्ज कम रेट में किया जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, वो लोग क्या करेंगे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वो जगह प्रोवाइड करेंगे फॉर दिस चार्जिंग स्टेशंस। नाउ अब क्या होगा, ये सारी बैटरीज यूज़ हो रही है मार्केट में, तो उसको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा, तो UIN नंबर दिया जाएगा। डेटा शेयरिंग अग्रीमेंट, एज आई सेड, उनका किस तरीके से बैटरी की हेल्थ है वो सब। ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए भी एक बॉडी बनाई जाएगी। अब जो बैटरीज है जिनकी लाइफ टाइम ख़त्म होगी उनका क्या, कैसे रिसाइकल करना, तो इसमें क्या लिखा गया है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी डन ओवर हियर। नाउ व्हाट इज बैटरी सर्विस मॉडल। नाउ बात हो रही है यहाँ पे, सपोज आप एक व्हीकल ले रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जहाँ पे आप बैटरी बिना ले रहे हो, ठीक है, और आपने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है कि आप बैटरी सर्विसेज थ्रू आउट द व्हीकल लाइफ टाइम, आपका जो व्हीकल चल रहा है आपको बैटरी की सर्विसेज मिले, आप आराम से जाके रिप्लेस सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये एप्लीकेबल है दोनों फिक्स एंड रिमूवेबल बैटरीज एंड इन द चैनल इम्प्लीमेंटिंग स्वैपिंग सॉल्यूशन। एक टाइप का बिजनेस मॉडल बास बनाने की कोशिश चल रही है बैटरीज के लिए।
सो दिस इज़ द ड्राफ्ट पॉलिसी जिसमें बोला गया है कि आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं सर्टिफाइड वाले, इक्विप वाले, और किस तरीके से इस पूरे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है. सो कहीं ना कहीं एक अच्छी नई पॉलिसी है जो और पुशअप करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूजेजेस में. दिस पॉलिसी इज बिन गार्नर इन दी चाइना एंड ताइवान, जहाँ पे काफ़ी परसेंटेज में स्वैपिंग चल रही है बैटरीज की. Now, consider the following statement regarding the African element. As I said, कोई भी स्पीसीज के पर्टिकुलरली इंडिविजुअल और कम्युनिटी के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन एनवायरमेंट के पूछे जाते हैं. African element, it is the largest animal walking the earth. Upper insert teeth develop into tusk in African elephant and grow throughout their lifetime. Between the two subspecies of the African elephant, forest elephant are larger and savanna and their tusk curve outward. सोचो और अपना आंसर खुद से सोच के कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो. सो अफ्रीकन एलिमेंट सही में सबसे लार्जेस्ट एनिमल जो अर्थ के ऊपर वॉक कर रहे हो वो अफ्रीकन एलिमेंट है. उनके दांत निकलते हैं, लाइफ टाइम निकलते रहते हैं. ठीक है. अब दो प्रकार के अफ्रीकन है, एक जो जंगलों में रहते हैं और एक सवाना में रहते हैं, जिसे बोलते हैं बुशिश. तो जो सवाना में रहते हैं वो बड़े हैं, जो जंगलों में रहते हैं वो थोड़े छोटे. सवाना ओपन, सो दे कैन, अगर हाइट होगी तो अच्छे से रोम करेंगे. जंगल नॉट ओपन, ठीक है, तो हाइट होगी तो अटक जाएगी कहीं, सो वहाँ पे हाइट कम होगी. ठीक है. सो वहाँ पे जो जंगल वाले हैं उनके टक्स जो होते हैं ना वो यूँ निकले होते हैं, और जो सवाना वाले के और जंगल वाले के यूँ उल्टे होते हैं, इनवर्ट साइड. सो द आंसर ओवर हियर इज 1 and 2 इज करेक्ट. दिस इज द फोटो फॉर योर इंफॉर्मेशन. दिस इज दी सवाना. आप देख सकते हो इनके टस्क पूरे लाइफ टाइम तक निकलते रहते हैं, हाइट में सबसे लंबे है. ये है फॉरेस्ट वाले जिनके दांत देखो नीचे जाते हैं, एंड ये हमारे एशियन है. ठीक है. सो 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे बनाया जाता है. दिस वन इज एंडेंजर, दिस वाज इज क्रिटिकल एंडेंजर, फॉरेस्ट एलिफेंट ऑफ अफ्रीका. ठीक है. एशियन वाले भी एंडेंजर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऋग्वेदिक आर्यंस. द ऋग्वेदिक आर्यंस हिस्ट्री का क्वेश्चन है. वर पेस्टोरल पीपल एंड their मेन ऑक्यूपेशन was cattle rearing. Their wealth was estimated in term of land. And the third is the term of war, the term for war in the Rig Veda is Gavishti or search for cow. ठीक है. Which of the above statement is correct that you have to give? सोचिए. बात करते हैं ऋग्वेदिक आर्यंस की. सो ऋग्वेदिक आर्यंस वो पेस्टोरल पीपल एंड द मेन ऑक्यूपेशन, अगर उनकी मेन ऑक्यूपेशन की बात करो तो कैटल रेयरिंग है. कैटल आना ही वहाँ से शुरू हुआ है, याद रखना, ऋग्वेदा से. ठीक है. अगर उनकी वेल्थ लैंड होगी यार, कैटल होगा. सो उनकी वेल्थ काउ है. ठीक है. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो जहाँ पे सेकेंड है हटा दो तो आंसर अपने आप मिल जाएगा 1 and 3.
नाउ व्हाट आर ऑयल बॉन्ड्स? ऑयल बॉन्ड्स है क्या, न्यूज़ में क्यों है, वो समझते हैं। अभी आपने देखा होगा सर, अभी पेट्रोल डीजल इन सबका भाव आसमान के ऊपर है, एंड उसी के चलते सरकार को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। पर सरकार ने ये बोला है, सीतारमन जी ने बोला है कि भैया हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि जो यूपीए के टाइम पे कांग्रेस के द्वारा जो ऑयल बॉन्ड जा रहे हैं हम उसका पैसा भरते हैं, अगर हम कर देंगे तो हम कैसे भरेंगे, ये उनका कहना है। अब ये बात कितनी सच है, गलत है, क्या है, अब वो हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज बॉन्ड? इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा दैट बॉन्ड क्या होता है, प्रॉमिसरी, बेसिकली कि इस तारीख के ऊपर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो दिया जाएगा और सालाना इतना इंटरेस्ट दिया जाएगा। बॉन्ड सरकार के द्वारा निकाला जाता है। अगर कोई प्राइवेट पेपर निकाला तो उसको बोलते हैं डिबेंचर्स, ठीक है। सो ये एक बॉन्ड निकाला गया था। अब इसमें क्या है कि उस टाइम पे सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता था पेट्रोल के भाव, उस सब के भाव। अभी ये फिक्स तो क्या बोल सकते हैं, इस तरीके से था कि भैया आप इतना ज़्यादा लोगों में इतना भाव मत दो, थोड़ा कम रखो, सब्सिडाइज करने की कोशिश चल रही थी। अब व्हाट हैपन, बिजनेस वाले जो हो गए, ऑयल इंडस्ट्रीज के जो प्लेयर्स हो गए, अभी उनको भी तो परवड़ना चाहिए ना। अगर बाहर इंटरनेशनली मार्केट ऊपर हो तो वो कैसे कर पाएंगे, अगर सस्ते में देंगे तो उनका भी बिजनेस हर्ट ना हो और सस्ता लोगों को भी मिले, उसके लिए उन्होंने एक ऑयल बॉन्ड निकाला गया था यूपीए के द्वारा। वो ऑयल बॉन्ड क्या था, 10,000 करोड़ का निकाला था, उस टाइम से शुरू किया गया था, ठीक है, कि हम सालाना आपको इंटरेस्ट देंगे और 10 साल के बाद आपको इसका पूरा पैसा मिल जाएगा। आप ये कंप्लीट हो जाएगा। सरकार क्या बोली कि आप लोगों को इसके ऊपर इतना रेट मत लगाओ, पेट्रोल का रीजनेबल रखो, तो वो जो डिफरेंस है हम आपको डायरेक्ट नहीं देंगे। पहले क्या करते थे, जो बजट होता था उसमें दे दिया जाता था, बट बिकॉज ऑफ डेफिसिटिंग ये नहीं किया। उन्होंने क्या किया, बॉन्ड निकाला कि हम आपको बॉन्ड देते हैं, 10 साल के बाद हम आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे देंगे और सालाना कंपेंसेट करने के लिए, वो होता है ना कि भैया हमको तुरंत मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे। ये प्रोसेस शुरू की थी। हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो जब एनडीए की सरकार आई तब कुछ 1,34,000 लाख करोड़ का बॉन्ड इशू हुआ था, ऑयल बॉन्ड, ठीक है, जिसमें से सालाना कुछ 10,000 करोड़ का इंटरेस्ट जाता है, ठीक है, एवरी ईयर इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है और ये टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है जो देनी है, ठीक है। इसमें से 3400 करोड़ जितना सरकार ने दे दिया है, अभी 1.3 समथिंग लाख करोड़ बाकी है। 7 साल का अगर मैं इंटरेस्ट गिनूं तो 70,000 करोड़ तक का इंटरेस्ट सरकार के द्वारा दे दिया गया है। नाउ द थिंग इज, अब बात करते हैं जो पेट्रोल है उसके ऊपर वी हैव सीन के स्टेट की भी सरकार टैक्स लगाती है, सेंटर की भी सरकार टैक्स लगाती है, बट ये आपने यूपीए की टाइम बोली कि ये ऑयल बॉन्ड प्रोसेस जो 10 साल के लिए था तब था, बट द क्वेश्चन इज पेट्रोल को तो फिर बाद में फ्री कर दिया था हम लोगों ने, ठीक है, पेट्रोल का रेगुलेशन तो हटा दिया था। अब तो लोगों को अगर मार्केट का भाव ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा महंगा पड़ेगा, कम होगा तो फिर पर कम तो हमें मिलता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सरकार उसके ऊपर टैक्स पे टैक्स बढ़ा रही है। नाउ द थिंग इज, इवन जो आखिरी कैरोसिन था उसको भी 2014 में रेगुलेशन से निकाल दिया था। पेट्रोल को तो कब का निकाल दिया था, सॉरी डीजल को, आखिरी में डीजल को निकाला गया था, सबसे पहले कैरोसिन को निकाला। सो कहीं ना कहीं सबको डीरेगुलेट कर दिया गया सरकार ने, ठीक है, जो मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग चलेगा। बट व्हाट इज हैपनिंग, आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे, ड्यूरिंग कोविड टाइम पेट्रोल के बैरल्स के भाव कैसे नीचे गिरे थे। क्या तभी भी हमें पेट्रोल सस्ता मिला था? नहीं, क्यों, क्योंकि सरकार ने अपनी ड्यूटीज बढ़ा दी थी, स्टेट ने भी बढ़ा दी थी, और पता चलता है कि सेंट्रल और स्टेट का जो टोटल है कुछ 4 लाख करोड़ एनुअली ये टैक्सेस से पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर सरकार के द्वारा मिला जाता है। 4 लाख करोड़ एनुअली सरकार को इतना टैक्स के थ्रू पैसा मिलता है। हमने देखा सिर्फ 1,34,000 जो बॉन्ड है, 1,34,000, ठीक है, उसको ऑलमोस्ट 2024 तक
2026 तक के अंदर ख़त्म कर देंगे वो लोग, ठीक है। और इसका जो इंटरेस्ट है सालाना 10,000 करोड़ है। अभी सालाना सरकार को इतना मिलता है टैक्स, ठीक है, और उसमें से सिर्फ आपको देना कितना है 10,000 करोड़। प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको अभी नहीं देनी है, बाद में देनी है, आपको तो 10,000 करोड़ ही सालाना देना है। तो कैसे नहीं परवड़ता? जो सरकार का कहना है कि नहीं परवड़ता भैया, हमें ऑयल बॉन्ड्स के पैसे इंटरेस्ट सालाना देने पड़ते, 10,000 करोड़ है साल का, ठीक है। आप साल का कमाते हो टैक्स में से इतना, तो आप अपने ड्यूटीज क्यों कम नहीं कर रहे हो? बात ये है। दूसरी चीज क्या है कि ब्लेम गेम है भैया। इवन खुद एनडीए के गवर्नमेंट के टाइम पे यू विल बी फाइंडिंग दैट स्टेट बैंक को, जो पब्लिक बैंक है, उनको रिकैपिटलाइज करने के लिए 3 लाख करोड़ के बॉन्ड्स निकाले गए हैं, जो फ्यूचर में जाके आने ही वाले 2028 के बाद, ठीक है। तो अब ऐसा मत, उन्होंने क्या बोला सीतारमन जी ने कि वी आर नॉट लाइक यूपीए कांग्रेस के हम ट्रिकल आउट करें। आपने भी तो बॉन्ड निकाले हैं जो आगे वाले आने वाले हैं। बात बॉन्ड निकालने ना निकालने की नहीं है। खुद मनमोहन सिंह जी, वी नो इज द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट, बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं, उन्होंने बोला कि बॉन्ड जो सरकार ने निकाली है ना वो गलत है, क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशन को सफ़र करना आएगा, ठीक है ना। बात करते हैं कि जो 4 अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख करोड़ जितना सालाना टैक्स से सरकार को मिलता है, उसमें से सिर्फ 10,000 करोड़ ही आपको देने हैं बॉन्ड का इंटरेस्ट। अभी तो प्रिंसिपल देना नहीं है, ठीक है, बॉन्ड का इंटरेस्ट। तो इतना ज़्यादा अमाउंट में क्यों सरकार टैक्स और ड्यूटीज़ रिड्यूस नहीं कर रही है? अगर करे तो लोगों को आराम मिले, पर इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज फिस्कल डेफिसिट को मैनेज आउट करने के लिए यहाँ से पैसा जाता है आधा। चलो नेक्स्ट टॉपिक, ये तो यहाँ का था बात। सो यू कैन सी द होल ट्रेंड किस तरीके से क्या है, तो कितना ऑयल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हुआ गया है किस तरीके से। The question for you guys, the ruins at Hampi were brought to light by which of the following British officer of East Indian Company? ठीक है, अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो तुरंत आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। हम्पी के ruins का पहली बार पिक्चर में कौन लेकर आया था? कब हमें पता चला? हम्पी, विजयनगर किंगडम, ठीक है, कौन से ब्रिटिशर ऑफिसर थे? सी विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, ये ओरिएंटल और एंग्लिसिस्ट की कंट्रोवर्सी के अंदर थे। सो द आंसर इज सी, कॉलोनियल मैकेंजी, द पर्सन जिन्होंने 1800 के अंदर हम्पी के रून्स को पिक्चर में लाए थे, ठीक है। नाउ द प्रीलिम सीरीज अर्थ डे की बात करते हैं तो हर 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया इस बार 52 अर्थ डे। व्हाट इज अर्थ डे? ठीक है, अर्थ डे बेसिकली 1970 से शुरू किया था। इट वाज अ टाइम पीरियड के यूएस के पास एक आइलैंड था, वहाँ आइलैंड के पास जो एरिया था सेंटा बारबरा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल स्पिल हो गया और उसी के चलते थाउजेंड्स के ऊपर सी बर्ड्स, डॉल्फिन, सील्स, सी लायंस मारे गए थे और इसी को लेके हमने सेलिब्रेट किया अर्थ डे। अर्थ डे सेलिब्रेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल है अवेयरनेस अबाउट दी एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट जो आज इमर्ज हो रहा है उसके इशू को अवेयरनेस फैलाने के लिए अर्थ डे सालाना 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम यूएन की बात करें तो इस बार का थीम रखा गया है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट में इन्वेस्ट करो, दिस इज दिस ईयर थीम। इवन पेरिस एग्रीमेंट इसी दिन को साइन किया गया था। यूएन के द्वारा 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे की तरह डेजिग्नेटेड भी किया गया है। सो क्या है, द हेल्दियर आर इकोसिस्टम, अगर इकोसिस्टम हमारा हेल्दियर रहेगा तो हम लोग भी और प्लैनेट भी हेल्दियर रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ईस्ट तिमोर। सी दिस इज द इंडोनेशिया और ये जो इसको तिमोर लेस्टे बोलते थे, आज का ईस्ट तिमोर, इसी के ऊपर न्यूज़ है। यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं फाइनल और प्रेसिडेंट के लिए। तो ये ईस्ट तिमोर नया देश है, कैसे इमर्ज हुआ वो हम देखते हैं। बेसिकली ब्रिटिशर्स के हुकूमत के अंदर पहले ये था, 1978 के बाद तक रहा था, फिर उसके बाद इंडोनेशिया ने इसको ले लिया था एंड कुछ भी लड़ झगड़ के फाइनली बहुत लोग मरे भी थे
एंड ये ईस्ट तिमोर एक इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज होकर आया। ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन जितनी पॉपुलेशन है यहाँ पे। यहाँ पे जो एक जगह थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिले जाते थे वो अब ख़त्म होने आया है, ठीक है। सो न्यूज़ इसलिए है क्योंकि अभी वहाँ इलेक्शन होने वाला है। सो 1975 ये कॉलोनियल था, उसको हटा दिया गया था। पोर्टुगीज़ के द्वारा कॉलोनी बना के रखी थी। इंडोनेशिया के ट्रूप ने उसके बाद उसको इन्वेट कर दिया गया था और खुद का प्रोविंस बता दिया। देन फाइनली दे फाइटेड एंड रेफरेंडम यूएन के द्वारा किया गया था और एक अलग से देश इमर्ज हो गया है जो यूएन ने रिकग्नाइज किया था 2002 के अंदर, ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर ने अभी आसियान के अंदर भी अपने लिए नाम दिया गया है, तो अभी ऑब्जर्वर है, ठीक है। एंड यू कैन सी यहाँ पे जो इसका बाया उदान गैस फील्ड है जो अब खत्म होने आया है 2023 तक, उसके अंदर गैस नहीं रहेगा। सो नाउ अब क्या करें, अब कुछ है ही नहीं रेवेन्यू का सोर्सेज। सो दे वांट टू कॉपरेट ऑस्ट्रेलिया सांतोस टू कन्वर्ट इट इनटू कार्बन कैप्चरिंग फैसिलिटी। यहाँ पे कार्बन कैप्चर फैसिलिटी कर, अगर कार्बन कैप्चर होगा तो आगे जाके इसमें से नेचुरल गैस पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। सो इट्स जोग्राफी अगर हम देखें तो तिमोर आइलैंड्स वेस्टर्न हाफ इंडोनेशिया का है, ठीक है। एंड 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना एरिया है, सबसे स्मॉलर देन इजराइल है, विद द पॉपुलेशन ऑफ 1.3 मिलियन जो रोमन कैथलिक है। बात करते करागा फेस्टिवल। दिस इज दी वेरी एंशियंट फेस्टिवल बिन सेलिब्रेटेड। बेसिकली द्रौपदी को भी सिग्निफाई करता है कि फीमेल कैसी होनी चाहिए, ठीक है। यू कैन सी ओवर देयर, यहाँ पे माता जी होती है। करागा इज अ पॉट, अर्थन पॉट, ठीक है। उसके ऊपर डीटी को रखा जाता है, शक्ति को, एंड इसको फूलों से पूरा पिरामिड बनाया जाता है और इसको पकड़ना नहीं है, इसको पकड़े बिना आपको घूमना है, डांस करना है। तो यू कैन सी उन्होंने यहाँ फूल की माला से पकड़ा है, डायरेक्ट नहीं पकड़ा है। तो इस बार ये बेंगलुरु में एक टेम्पल में सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए ये करागा फेस्टिवल वॉज इन दी न्यूज़। गॉडेस ऑफ पावर, ठीक है, चैत्र महीना के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इवन कल्चर सिग्निफिकेंस ये है कि तवाकल मस्तान एक जो इंसान थे जो इकोनॉमी के लिए ढूंढते ढूंढते आए थे, वहाँ पे भी उनका जो एक बनाया गया है दरगाह, वहाँ पे भी इस फेस्टिवल को बनाया जाता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ इन दी न्यूज़। नाउ ऐसे यूक्रेन रशिया इज़ ऑलवेज इन द न्यूज़ एंड रशिया ने विद इन दिस टाइम इटसेल्फ एक बहुत ही बड़ा सबमरीन तो नहीं बोल सकती हूँ मैं इसको, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सम्राट ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है सम्राट, जो कुछ 11,000 किलोमीटर मतलब पोल से पोल जाके पहुँच सकती है। इतनी मतलब हाई स्पीड विथ मल्टीपल वेपन्स इन इट, मल्टीपल लॉन्च एक साथ, पता ना चल सके, डिटेक्ट ना हो सके, वैसा इंट्रोड्यूस किया गया है रशिया के द्वारा। और हाल फिलहाल उन्होंने टेस्टिंग भी की थी अपनी जगह से, वहाँ काम चटका प्लेट्यू के पास जाके टारगेट रखा गया था। सो इसको सतन भी बोला जाता है बाय नाटो, ठीक है। सो रशिया का नया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है सम्राट, विच यू कैन सी ओवर हियर। ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल है विद द टाइम। सो 11 से 18,000 किलोमीटर तक आराम से जा सकता है। और चैलेंजेस है फॉर दी नाटो, उनकी सैटेलाइट्स, ग्राउंड स्टेशन, सबके लिए री एंट्री कर सकता है फटाफट स्पीड के अंदर। देर आर मेनी सब मिसाइल्स इन इट जो पकड़ में भी ना आ सके, इसलिए ये सम्राट न्यूज़ में था। द वन मोर थिंग हमने पढ़ा है कि मिसाइल सॉलिड स्टेज में ही चलता है, सॉलिड फ्यूल, बट अगर मैं सम्राट की बात करूँ तो ये लिक्विड फ्यूल में चला गया मिसाइल है, ठीक है। सो लिक्विड फ्यूल के अंदर इस मिसाइल को मूव किया गया है रेदर देन सॉलिड। सो दैट्स ऑल, इतना ही न्यूज़ में है। हम फिर मिलते हैं अगली बार विद अनदर करंट अफेयर सीरीज। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।